अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको HTML और CSS सिखाऊंगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होने वाली है, लेकिन उन लोगों के लिए जो HTML और CSS बिल्कुल नहीं जानते और सीखना चाहते हैं, बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। इस वीडियो में हम HTML और CSS सीखने के साथ साथ स्टार्ट से एक वेबसाइट भी डिजाइन करेंगे। वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों को बआसानी मिल सकें। इस वीडियो में जो हम वेबसाइट डिजाइन करेंगे, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में उसी को कंटिन्यू करूंगा। आगे जाके हम रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग की तरफ आएंगे, बूटस्ट्रैप सीखेंगे, थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट वगैरह, स्लाइड शो और एनिमेशंस की तरफ भी हम आएंगे। तो आइए वक्त जाया नहीं करते, स्टार्ट करते हैं HTML और CSS। जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो में मैं आपको HTML और CSS सिखाऊंगा और हम एक स्टार्ट से वेबसाइट भी डिजाइन करेंगे। इसके साथ साथ वेब डिजाइनिंग के जो कुछ रूल्स होते हैं, जैसा कि फॉन्ट सिलेक्शन, कलर सिलेक्शन, स्पेसिंग वगैरह, वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। क्योंकि एक वेबसाइट सिर्फ HTML और CSS सीखने से नहीं बन जाती, उसके लिए वेब डिजाइनिंग की नॉलेज का होना भी जरूरी होता है, जो मैं आपको साथ साथ सिखाता रहूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो 5 पॉइंट्स पर है। नंबर 1 पॉइंट है रिक्वायरमेंट्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे HTML और CSS सीखने के लिए हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ेगी। नंबर 2 पर है डायरेक्टरी सेटअप। इसमें हम फोल्डर्स वगैरह बनाएंगे और फाइल्स वगैरह सारी सेटअप करेंगे और देखेंगे कौन से फोल्डर्स में हमने कौन कौन सी फाइल्स सेव करनी है। असल में फिर हमारी जो लर्निंग स्टार्ट होगी वो पॉइंट नंबर 3 से स्टार्ट होगी, जिसमें हम सीखेंगे HTML टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, जिसमें हम CSS सीखेंगे, CSS की क्लासेस, आईडी, सेलेक्टर्स वगैरह को सीखेंगे। पॉइंट नंबर 5 में हम स्टार्ट करेंगे, एक वेबसाइट जीरो से बनाएंगे। हम एक अपनी पर्सनल वेबसाइट को डिजाइन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, रिक्वायरमेंट्स। हमें HTML और CSS पर काम करने के लिए एक HTML के एडिटर की ज़रूरत होती है। ये जो फाइल मैंने आपके सामने खोली हुई है, ये एक नोटपैड प्लस प्लस एडिटर है, जबकि विंडोज़ में भी अपना नोटपैड होता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा नोटपैड प्लस प्लस। ये एक HTML एडिटर है। ये आप इजीली गूगल पे जाकर डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस लिखेंगे तो आपको ये एडिटर बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। आपने इसकी वेबसाइट से जाकर नोटपैड प्लस प्लस को डाउनलोड कर लेना है। नोटपैड प्लस प्लस मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसलिए मैं अभी इसे डाउनलोड नहीं कर रहा। आपने इसे डाउनलोड करना है और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट होगी वेब ब्राउजर की, जो हर सिस्टम में अवेलेबल होता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा गूगल क्रोम वेब ब्राउजर। अगर किसी के सिस्टम में गूगल क्रोम वेब ब्राउजर नहीं है तो वो इसे भी इंस्टॉल कर ले। नंबर 2 पॉइंट पर हम आते हैं डायरेक्टरी सेटअप। हम अपने डेस्कटॉप पर आ जाते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं माय फर्स्ट वेबसाइट। ये हमारा मेन फोल्डर होगा, जिसमें हम सारी फाइल्स वगैरह सेव करेंगे। अब इसके अंदर हमें कुछ फोल्डर्स बनाने हैं, जैसा कि आगे जाके हम CSS फाइल्स बनाएंगे तो उसके लिए हमें एक फोल्डर बना लेना है CSS का। फिर हम जो वेब पेज पे अपने इमेजेस वगैरह यूज करेंगे, उसके लिए हमें एक फोल्डर बना लेना है इमेजेस का। फिलहाल हमें ये 2 फोल्डर ही बनाने हैं जो हमारे अभी यूज में आएंगे। इसके बाद हम अपने थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। स्टार्ट करते हैं HTML के टैग्स और एट्रीब्यूट्स को सीखना। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये एक फाइल मैंने यहाँ ओपन की है ऑलरेडी नोटपैड प्लस प्लस में। ये फाइल मैंने अपनी रहनुमाई के लिए डिज़ाइन की है कि मैं अगर कोई चीज़ भूल जाऊंगा तो अपनी रहनुमाई में इस फाइल से करूंगा कि इसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं जो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं HTML टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स को सीखना। आपके पास जो नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड है, आपने उसे ओपन कर लेना है। और जैसा कि आप जब ओपन करेंगे तो इस तरह की आपके पास एक ब्लैंक फाइल खुल जाएगी। ये एडिटर है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको बताता हूँ कि HTML के जो टैग्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। HTML के टैग ये लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के बीच में H1 जैसे अभी हम टैग लिख देते हैं, ये HTML का एक टैग है। ये HTML का टैग है, लेकिन ये अभी सिर्फ ओपन हुआ है, इसे हमें क्लोज भी करना है। स्लैश लगा के हम इसे ऐसे क्लोज करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो इसके बीच में आ जाएगी, माय फर्स्ट हेडिंग।
ज़्यादातर HTML के टैग्स इसी तरह के होते हैं जो ओपन होते हैं और फिर उन्हें क्लोज भी किया जाता है और उनकी जो वैल्यू होती है वो बीच में आ जाती है। लेकिन HTML के टैग्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ ओपन होते हैं, उन्हें क्लोज नहीं किया जाता, जैसा कि HTML का इमेज का टैग, इसे हम ऐसे क्लोज नहीं करते। अब इमेज के टैग में ये जो src है, ये इमेज की सोर्स होती है, ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि HTML के टैग्स दो तरह के होते हैं। एक वो टैग्स होते हैं जो ओपन और क्लोज होते हैं और दूसरे टैग्स होते हैं जो सिर्फ ओपन होते हैं। तो आइए अब हम अपना फर्स्ट HTML का पेज बनाते हैं, जिसके लिए हमें HTML के जो स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं वो लिखना लाजमी होते हैं। सबसे पहला कोड हमारा होगा HTML, ये टैग भी क्लोज होता है। इस टैग से ब्राउजर को पता चल जाता है कि ये HTML का पेज है। HTML के बाद आता है हेड का कोड। हेड का टैग भी क्लोज होता है। हेड के टैग में जितनी भी स्क्रिप्ट और CSS की जितनी भी फाइल्स होंगी, CSS का जितना भी काम होगा, jQuery हो गई, जावा स्क्रिप्ट वगैरह का, वो सारी स्क्रिप्ट का काम हम हेड के टैग में करते हैं। तो हेड का टैग भी ओपन और क्लोज होता है। हेड के टैग के बाद आ जाएगा बॉडी का टैग। बॉडी का टैग भी क्लोज होता है। बॉडी के टैग में हमारा जो जितना भी काम होगा, जो ब्राउजर पे दिखने वाला काम होगा, वो सारा का सारा बॉडी के टैग में आता है। तो ये HTML के पेज के लिए, हर HTML के पेज के लिए ये कोड्स होना लाजमी है। इसे अब इस फाइल को अभी हम सेव करते हैं अपने फोल्डर में जो हमने डेस्कटॉप पर बनाया है माय फर्स्ट वेबसाइट में। इसका नाम हम रखेंगे index.html। अभी सेव करने से पहले आप देखें कि ये जितना भी टेक्स्ट है ये ब्लैक में है। अभी मैं इसको index.html में सेव करता हूं तो आप ये देखेंगे कि ये ब्लू कलर का हो चुका है, क्योंकि इस फाइल का टाइप अब .html हो चुका है। तो नोटपैड प्लस प्लस के जो HTML के फीचर्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। इसके जैसे कि अभी मैं HTML पे क्लिक करता हूं तो वो मुझे उसका क्लोज टैग भी हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि आगे कोडिंग करते हुए इतने ज्यादा कोड्स हो जाएंगे कि उसका कोड सही से क्लोज हुआ है नहीं हुआ, तो ये उसमें काफी हेल्प आउट करता है। जैसा कि हम हेड पे क्लिक करेंगे बॉडी पे तो वो उसका क्लोज टैग भी हाईलाइट कर देता है। ये फाइल हम सेव कर चुके हैं। हम अपने फोल्डर में आते हैं तो ये रही वो फाइल, इसे हम ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पेज खुल चुका है ब्राउजर में, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एम्प्टी खाली पेज है। तो अब हम इसमें कुछ कोड्स वगैरह लिखना स्टार्ट करते हैं जो हम बॉडी में लिखेंगे, क्योंकि सारा काम बॉडी में होगा। तो हम अपना फर्स्ट टैग लिखते हैं जैसा कि H1। इसकी हम वैल्यू दे देते हैं, इसे हम सेव करते हैं और ब्राउजर पे वापस आके हम रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हेडिंग का टैग आ चुका है। हेडिंग के 6 टैग होते हैं, H1 से लेके H6 तक इसके टैग होते हैं, जिनके डिफरेंट साइजेस होते हैं और आप उनके साइजेस दे भी सकते हैं अलग अलग, उनके कलर्स वगैरह भी आप दे सकते हैं CSS वगैरह में। तो वो हम आगे जाके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखें जैसा कि अभी मैंने H4 तक टैग्स लिखे हैं हेडिंग के, तो इसके अलग अलग साइज आ रहे हैं। ऐसे ही ये H6 तक इसके हेडिंग के कोड्स होते हैं। अभी हमने ना इसे कोई साइज दिया है ना हमने फॉन्ट स्टाइल दिया है, लेकिन ये फिर भी आप देखेंगे तो H1 का टैग बड़ा आ रहा है, H2 का उससे छोटा, H3 का उससे छोटा, फिर ऐसे ही ये H6 तक चलता है। तो ये ब्राउजर अपने डिफॉल्ट जो उसके साइजेस हैं वो उठा रहा है। हम इसे मैनुअल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सारी हेडिंग्स को H1 के साइज का कर सकते हैं, डिफरेंट साइजेस का कर सकते हैं। तो ये हेडिंग के ये कोड्स हो जाते हैं। फिर HTML का एक कोड है, P का कोड है, ये भी बहुत यूजफुल कोड है। वेबसाइट पे हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो ये P का टैग यूज होता है, जिसमें हम टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसमें ये टेक्स्ट आ चुका है। इसमें हम थोड़ा डमी टेक्स्ट डाल देते हैं, जिसके लिए लोरेम इप्सम एक प्लेटफॉर्म है जो हमें डमी टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ जाके हम डमी टेक्स्ट जो है कॉपी कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं कितने वर्ड्स का हमें चाहिए। तो यहाँ से हम डमी टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं, अपने पैराग्राफ में इसे डाल देते हैं।
ये आप देखें ये टेक्स्ट आ चुका है पैराग्राफ के, जो हमने अभी कॉपी पेस्ट किया है ये उसका टेक्स्ट आ चुका है। तो पी का टैग भी काफ़ी यूजफुल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अनऑर्डर लिस्ट की, यूएल और एलआई की। ये टैग भी मतलब ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। तो यूएल के अंदर एलआई का भी कोड आता है, वो भी फिर क्लोज होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये डॉट के साथ आ रहा है। आगे जाके हम इसे CSS के जरिए इस डॉट्स को हटा भी सकते हैं। इसकी ये जो अनऑर्डर लिस्ट है इसमें HTML में ज़्यादातर इसमें नेविगेशन जो मेन्यू वगैरह होते हैं वो UL और LI में ही डिज़ाइन किए जाते हैं, जो हम आगे जाके डिज़ाइन करेंगे। अभी आप ये देख सकते हैं ये वर्टिकल आ रहा है, एक के नीचे एक आ रहा है। हम इसे CSS के थ्रू हम इसे हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं कि एक के बाद दूसरा एक ही लाइन में आ जाए। ये सारी चीज़ें हम CSS के थ्रू कर सकते हैं। ये UL और LI का टैग भी काफ़ी यूजफुल होता है, जो हम आगे जाके इसे यूज़ करेंगे। एक टैग मैं आपको और बता दूं, अभी जैसे कि हमने ये पैराग्राफ लिखा है इसमें ये टैग से, तो एक टैग होता है HTML का BR का। BR का जो कोड होता है, टैग होता है HTML का, ये क्लोज नहीं होता, ये सिर्फ ओपन होता है। ये करता क्या है, ये लाइन को ब्रेक कर देता है। जैसा कि अभी हमने इतने से वर्ड्स के बाद ये BR का कोड लगा दिया है। तो अब हम ब्राउजर पे वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के बाद ये लाइन ब्रेक हो चुकी है। तो लाइन ब्रेक करने के लिए किसी भी पैराग्राफ में या किसी भी हेडिंग्स में भी ये काम करता है, तो हम BR का कोड यूज करते हैं। इसके बाद हम HTML के लिंक कैसे देते हैं, लिंक कैसे बनता है, लिंक के कोड को हम चेक करते हैं। लिंक का कोड भी ओपन होता है और क्लोज होता है। href इसकी वैल्यू होती है, जो लिंक का जो टारगेटेड पेज होगा वो हम href में देते हैं, और इसकी जो वैल्यू होगी वो इसके बीच में आ जाती है। जैसा कि ये देखें आप, ये लिंक हो चुका है। अगर ये जो href में अगर मैं गूगल का लिंक दे देता हूं अभी, तो आप देखेंगे कि मेरे क्लिक करने पे google.com पर ये चला गया है। हम बैक आ जाते हैं। इसके और भी कुछ फंक्शंस होते हैं, हम इसे ऐड कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा मैंने वहां क्लिक किया था तो google.com पर चला गया था, लेकिन वो उसी टैब पर रहा था, ब्राउजर का जो वो टैब है उसी पर रहा था। इसके लिए एक टैग में एक ऑप्शन होता है टारगेट का, जो आप दे सकते हैं _blank। ये देने से क्या होगा कि जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो नया टैब खोलेगा। हमारी जो वेबसाइट है वो वहीं खुली रहेगी, लेकिन एक अलग से टैब खुलेगा और आपका जो दिया हुआ लिंक है वो उसमें खुलेगा। तो दोस्तों अभी तक हम HTML में लिंक के टैग को समझ चुके हैं, UL के, पैराग्राफ के, हेडिंग्स के, और HTML के जो अपने स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं, कुछ बेसिक जो ज़रूरी होते हैं वो हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि HTML में जो स्ट्रक्चर बनता है वेबसाइट का, बॉक्सेस वगैरह और लेआउट जो डिज़ाइन होता है वेबसाइट का, वो किस टैग पर होता है। उससे पहले मैं आपको HTML में जो कमेंट का टैग होता है वो मैं बता दूं। ये हमारी अपनी रहनुमाई के लिए होता है, क्योंकि जब वेबसाइट बनाते हैं हम HTML पर तो कोड्स बहुत बड़े कोड्स हो जाते हैं और उनकी लेंथ बहुत हो जाती है, स्क्रॉल काफ़ी करना पड़ता है उसका क्लोजिंग कोड देखने के लिए। तो इसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं HTML का कमेंट टैग, जो हमारी रहनुमाई करता है कि ये टैग जो है ये किस चीज़ का टैग है, किस चीज़ के ये सारे कोड्स हैं। तो HTML में कमेंट का टैग ऐसे ओपन किया जाता है और इसे ऐसे क्लोज किया जाता है, और इसके बीच में हम इसकी वैल्यूज़ कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये फर्ज करें ये जो ULLI है ये हमारा मेन्यू है, तो हम इसे लिख देंगे मेन्यू स्टार्ट। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी खुद की रहनुमाई के लिए, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं मेन्यू एंड।
तो इस तरीके से HTML का जो कमेंट का टैग होता है इसका भी हम यूज करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ आपको ये समझा दिया है। ये HTML में कमेंट करने का टैग होता है। तो अब हम बात करते हैं कि किस टैग पर वेबसाइट का लेआउट जो है और स्ट्रक्चर जो है बनता है। वो बनता है div के टैग पर, और div के टैग को हमने ओपन किया और अब हम इसे क्लोज करते हैं। ये देखें, ये हमने div का टैग ओपन और क्लोज कर लिया है। अब यहाँ से हम कुछ टेक्स्ट कॉपी करते हैं, डमी टेक्स्ट, और यहाँ पेस्ट करते हैं और वेबसाइट में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर div में है जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो आ चुका है। अब हम कुछ बात करते हैं इनलाइन CSS की। हम थोड़ी सी CSS इनलाइन CSS में ही सीख लेंगे। इनलाइन CSS का मतलब होता है कि HTML के अंदर ही जो हम CSS लिखते हैं उसे इनलाइन CSS कहते हैं। अब अगर हमने कुछ अपना बैकग्राउंड या फॉन्ट साइज या बॉर्डर वगैरह इस div को देना है तो इस div के टैग के अंदर हम स्टाइल का टैग खोलेंगे इजिकल टू इंपोर्टेड कॉमाज, और इसके अंदर हम CSS लिखेंगे। अब हमने बैकग्राउंड देना है इस div को, तो बैकग्राउंड कलर जैसे मैंने यहाँ रेड कर दिया है। ये जो कोड है ये बैकग्राउंड देने के लिए यूज होता है, और यहाँ कौन सा कलर देना है ये हमने रेड इसको दे दिया है। अब हम चेक करते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी div का जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो चुका है। अब हम इस div के अंदर एक और div बनाते हैं और अपना जो हमारा ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हम उसके अंदर लेते हैं। ये हमने एक और div बना ली, एक div ये हो गई, एक div ये हो गई। अब ये हमारी फर्स्ट div है, ये हमारी सेकंड div है, तो हम कमेंट लाइन को यूज कर लेते हैं यहाँ पर। ये हमारी फर्स्ट div हो जाएगी, ये हमारी सेकंड div हो जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट div, ये सेकंड div। अब हम अपनी जो सेकंड div है उसे भी स्टाइल के थ्रू हम इनलाइन CSS से बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम ऑरेंज दे देते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब आप देख सकते हैं कि जो सेकंड div है जिसको कलर हमने ऑरेंज दिया है वो शो हो रही है, लेकिन जिसका कलर बैकग्राउंड कलर हमने रेड रखा है वो शो नहीं हो रही। ये देखें, ये रेड वाली ये जो है ये शो नहीं हो रही वेब पेज पर, ये शो हो रही है। अब हम सीखेंगे कुछ CSS में होती है पैडिंग और मार्जिन। इसे हम देखते हैं कि पैडिंग और मार्जिन का क्या काम होता है। तो अभी हम जिस का कलर ऑरेंज है बैकग्राउंड उसे हम पैडिंग देते हैं। 50 पिक्सल्स की मैं इसे पैडिंग देता हूं, देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है उसके चारों तरफ से जो है पैडिंग आ चुकी है 50 पिक्सल्स की, जितनी हमने दी है। अब हम इसे रेड को पैडिंग देते हैं 50 पिक्सल्स की। अब हमने अपने रेड जो हमारी फर्स्ट div है उसे भी पैडिंग दी है। तो अब आप देख सकते हैं अब वो div भी दिख रही है। तो पैडिंग क्या होती है? पैडिंग होती है जो बॉक्स के अंदर से स्पेसिंग होती है उसे पैडिंग कहा जाता है, और फिर जो उस बॉक्स के अंदर कंटेंट होगा वो स्पेसिंग के बाद आएगा। अब मिसाल के तौर पे मैंने अपनी फर्स्ट जो हमारी रेड div है उसे 50 पिक्सल्स की पैडिंग दी, तो जो हमारा उसके अंदर जो ये ऑरेंज बॉक्स है, ऑरेंज div है, वो 50 पिक्सल्स के बाद आ रही है। फिर ऑरेंज में 50 पिक्सल्स के बाद उसका टेक्स्ट आ रहा है। तो पैडिंग क्या होती है? जो बॉक्स के अंदर स्पेसिंग अगर हमें लेनी होगी वो पैडिंग कहलाएगी। अब बात करते हैं मार्जिन क्या है। मार्जिन देखने के लिए हम अपनी फर्स्ट div को मार्जिन देते हैं 50 पिक्सल्स का। अब देखते हैं वेब पेज पर क्या होता है। अभी आप देखेंगे कि ये जो रेड बॉक्स है ये बिल्कुल जो हमारा ऊपर HTML में जो हमने लिंक दिया है ये बिल्कुल उसके साथ अटैच हुआ है, लेकिन अब हमने रेड बॉक्स को मार्जिन दिया है 50 पिक्सल्स का। तो अब आप देख सकते हैं कि रेड बॉक्स ने अपने बाहर से 50 पिक्सल्स को छोड़ा है। तो मार्जिन क्या होता है? बॉक्स के बाहर से अगर हमें स्पेस लेना होता है तो वो हम मार्जिन के जरिए लेते हैं, और अगर बॉक्स के अंदर से हमें स्पेस लेना है तो वो पैडिंग के जरिए लेते हैं। अब हमने थोड़ी इनलाइन CSS भी सीख ली और हमने div भी देखा है कि ये बॉक्सेस होते हैं। अब हम बात करते हैं CSS की। हम एक CSS की फाइल बनाते हैं, और जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि CSS का जो काम होंगे, CSS की जो फाइल्स वगैरह लिंक होंगी, jQuery वगैरह, वो सारी हेड के टैग में होती है। तो हम एक CSS की फाइल बनाकर अपने हेड के टैग में उसे लिंक करेंगे।
तो हम फाइल में जाके एक न्यू फाइल लेते हैं और यहाँ पर हम अभी बॉडी का टैग खोलते हैं CSS के लिए और इसे अभी हम सेव करते हैं अपने CSS के फोल्डर में। हम इसे सेव करेंगे। हम CSS का फोल्डर ले लेते हैं और इस फाइल का नाम रख देते हैं style.css। ये हमारी CSS की फाइल बन चुकी है। हम इसे बॉडी को बैकग्राउंड कलर देते हैं, कुछ ब्लैक कलर दे देते हैं। अगर अभी हम रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक नहीं हुआ, क्योंकि ये बिल्कुल अलग CSS की फाइल है और हमारी HTML का जो हमारा पेज है उससे अभी ये लिंक हमने नहीं किया। तो अब हम अपनी CSS की जो फाइल है उसे HTML में हम लिंक करेंगे। लिंक करने के लिए हम लिंक का टैग खोलते हैं, फिर रेल में हम बताते हैं कि ये स्टाइल शीट है और फिर href में हम उसका पाथ देते हैं। अब हमारी जो CSS फाइल है वो CSS के फोल्डर में है स्लैश और फाइल का नाम क्या है style.css। अब हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं कि जो हमने CSS में बैकग्राउंड कलर बॉडी को दिया था वो बैकग्राउंड कलर हमारे वेब पेज पर काम कर रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारी CSS की फाइल है वो बिल्कुल ठीक लिंक हो चुकी है हमारे HTML के पेज के साथ। अब CSS को थोड़ा सा समझते हैं। ये देखें कि मैंने अभी डायरेक्ट बॉडी का टैग लगाया है जो HTML का टैग है और कर्ली ब्रैकेट्स में CSS में मैंने उसे बैकग्राउंड कलर दिया है। तो HTML के जो टैग होंगे वो आप डायरेक्टली CSS उसके लिए लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे H1 भी HTML का टैग है, उसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसे H1 को हम बैकग्राउंड कलर देते हैं, रेड कर देते हैं और इसे अभी हम हटा देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो H1 का टैग है उसका कलर भी CSS से काम कर रहा है, बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। यहाँ पैडिंग और मार्जिन में एक बार शॉर्टली आपको फिर समझा देता हूँ। H1 में मैं पैडिंग देता हूँ 40 पिक्सल्स की, तो आप देखेंगे कि अंदर से स्पेस उसने लिया है। अब मैंने रेड बॉक्स के बाहर से, मतलब H1 के बाहर से अगर मैंने स्पेस लेना है तो मैं मार्जिन दूंगा, अब 40 पिक्सल्स देते हैं। अब देखते हैं तो अब ये देख सकते हैं कि उसने अपने चारों तरफ से मार्जिन ले लिया है 40 पिक्सल्स का। तो ये CSS में जो HTML के टैग होंगे वो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। जैसे H1 HTML का टैग है वो आपने डायरेक्ट लिख लिया, बॉडी का टैग है वो डायरेक्ट लिख लिया। लेकिन इसके अलावा HTML में क्लासेस और आईडीज भी बनती हैं। अब हम देखते हैं कि क्लासेस कैसे बनाई जाती हैं। क्लासेस डॉट से बनाई जाती हैं और आगे आप अपनी मर्जी का क्लास का नाम रख सकते हैं। जैसा कि अभी हम अपनी जो हमारी डिव है, ये रेड बैकग्राउंड वाली हमारी फर्स्ट डिव, इसमें जो ये सारी CSS है स्टाइल के टैग में, ये हम CSS की फाइल में लेके जाते हैं। यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ से हटा देते हैं और इस डिव का नाम हम रख देते हैं माय फर्स्ट डिव और उसकी जो CSS है हम यहाँ पर डाल देते हैं। अब ये जो माय फर्स्ट डिव डॉट के साथ लिखा है इसका मतलब है ये क्लास है। अब ये क्लास हमें अपने HTML के पेज में कॉल करवानी होगी। डिव के टैग में मैं क्लास का टैग खोलता हूँ और वहाँ पर मैं माय फर्स्ट डिव पेस्ट करता हूँ। तो अब देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। देखें रेड बॉक्स काम कर रहा है। अब जो रेड बैकग्राउंड आ रहा है वो हमारी CSS की फाइल से आ रहा है। इसका कलर अगर हम ब्लैक करते हैं तो ये CSS की फाइल से कलर आ रहा है। अब तो ये क्लासेस होती हैं। अब हम एक आईडी बनाते हैं अपनी सेकंड डिव के लिए। आईडी बनती है हैश के टैग से, माय सेकंड डिव। इसकी जो इनलाइन CSS है हम यहां से कॉपी कर लेते हैं। अब ये आईडी है क्योंकि ये हमने हैश के साइन से लिखी है माय सेकंड डिव। अब आईडी को कैसे कॉल करवाते हैं? आईडी के लिए हमें आईडी का टैग खोलना है और इसके अंदर हम अपनी क्लास लिख देंगे माय सेकंड डिव। तो देखेंगे कि आप ये ऑरेंज कलर, अब जो बैकग्राउंड है ये हमारी CSS की फाइल से आ रहा है। इसे हम अगर वाइट कर दें तो ये वहां चेंज हो जाएगा। ये देखें।
तो हमारी CSS की फाइल्स बिल्कुल ठीक काम कर रही है और हमने एक क्लास भी बनाई है और एक आईडी भी बनाई है। अब आईडी और क्लास में क्या फ़र्क होता है, काम तो दोनों सेम कर रहे हैं। आईडी जो होती है वो पेज में एक आईडी एक ही बार यूज़ होती है, जैसा कि ये माय सेकंड div है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसे कॉपी करता हूँ अगर, तो आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते कि माय सेकंड div ये 2 टाइम्स हो गई। सेम आईडी एक HTML पेज पे 2 टाइम्स नहीं यूज़ होती, लेकिन क्लासेस आप जितनी बार भी यूज़ करना चाहें एक HTML के पेज पे आप क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज हमने कुछ CSS भी समझ ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं, एक अपनी पर्सनल वेबसाइट को हम स्टार्ट से बनाते हैं जिसमें हम मज़ीद CSS और HTML सीखेंगे। उसके लिए जो अभी हमने div का टैग यूज़ किया है, div की तरह काफ़ी और टैग होते हैं जो HTML5 के टैग होते हैं। ये टैग्स जो मैं अब आपको बताऊंगा ये सेम div की तरह काम करते हैं, लेकिन ये अलग अलग सेक्शंस के लिए दिए गए हैं। तो अगर हमें वेबसाइट का फुटर बनाना है तो हम div की जगह फुटर यूज़ करेंगे, ये भी ओपन होता है, क्लोज होता है। और अगर हम वेबसाइट का हेडर बनाएंगे तो हेडर का टैग हम यूज़ करेंगे div की जगह। फिर एक सेक्शन का कोड है, टैग है सॉरी, तो ये भी ओपन होता है, क्लोज होता है। सेक्शन का कोड किस लिए यूज होता है, जो वेबसाइट के सेक्शन होते हैं, जैसे आपने ऊपर लोगो बना दिया, मेन्यू बना दिया, उसके बाद आप कुछ अबाउट अस की डिटेल दे रहे हो, तो अबाउट अस का सेक्शन है, तो सारी जो अबाउट अस की HTML होगी वो इसके सेक्शन में आ जाएगी अबाउट अस के। फिर अबाउट अस के बाद स्क्रॉल करने के बाद अगर आप अपना पोर्टफोलियो दे रहे हो या कुछ इमेजेस लगा रहे हो या फिर आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे रहे हो, तो वो एक अलग सेक्शन हो जाएगा जो स्क्रॉल करने के बाद आता है। तो फिर आप div की जगह आप दूसरा सेक्शन आप यूज करेंगे। तो ये सेक्शन के लिए हम यूज करेंगे सेक्शन का टैग, फुटर हो गया। फिर एक मेन का भी टैग होता है HTML5 का, ये भी ओपन होता है, ये भी क्लोज होता है। ये मेन का टैग हो गया। ये मेन का टैग किस लिए यूज होता है, ये भी सारे जितने भी ये टैग्स हैं ये div की तरह ही काम करते हैं, लेकिन ये प्रॉपर एक हेडर का टैग हेडर के लिए है, फुटर का टैग फुटर के लिए है, सेक्शन का टैग सेक्शन के लिए। और ये जो मेन का टैग है ये हम बॉडी के बाद ओपन कर सकते हैं और फुटर से पहले हम इसे क्लोज कर सकते हैं, ये हमारा मेन टैग हो जाएगा। तो ये सारे जो टैग हैं ये क्यों आए, जबकि हमारे पास एक div का टैग है हम उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन ये HTML5 के टैग हैं। ये टैग यूज करने से जो ब्राउजर होगा या मोबाइल डिवाइसेस में जो ब्राउजर्स होते हैं जिन पर हमारी वेबसाइट शो होती है, ब्राउजर हमारी वेबसाइट को रीड करते हैं, वो अच्छे तरीके से फिर हमारी वेबसाइट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं, इस फाइल को हम एडिट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारी CSS फाइल बिल्कुल लिंक है। हम अपनी जो हमारी बॉडी है हम उसे बिल्कुल खाली कर देते हैं। स्टार्ट से हम एक वेबसाइट बनाते हैं। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं, अपनी पर्सनल वेबसाइट स्टार्ट से बनाते हैं। उससे पहले अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये जो हम HTML और CSS सीख रहे हैं और अब जो हम एक सिंपल अपनी पर्सनल वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे HTML और CSS पर, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करूँगा। आगे जाके हम एडवांस HTML और CSS सीखेंगे, फिर थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट वगैरह को यूज़ करना सीखेंगे, एनिमेशंस वगैरह, और बूटस्ट्रैप भी फिर हम आगे जाके सीखेंगे। फिर उसी को हम मज़ीद आगे लेके जाएंगे, PHP MySQL डेटाबेस वगैरह, एक डायनेमिक वेबसाइट हम बनाएंगे। तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको बआसानी मिल सकें। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम एक normalize.css फाइल होती है जो डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र की CSS होती है वो उसके लिए होती है, और उसे हम लिंक करेंगे। वो गूगल पर आपको इजीली मिल जाएगी। आपने गूगल पर जाना है और normalize.css लिखना है, और जो फर्स्ट लिंक आएगा वहाँ जाना है और normalize.css को डाउनलोड कर लेना है। ये आप देख सकते हैं, ये एक छोटी सी CSS की फाइल है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट फाइल होती है। काफ़ी हमारा टाइम जो है ये सेव करती है। कुछ ऐसी CSS होती हैं जो हमें रिक्वायर होती हैं,
अपने वेब पेज पर ये आपको इजीली मिल जाती हैं। नॉर्मलाइज डॉट सी एस एस यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि ये अपडेट होती रहती है, तो आप यहाँ आके अपनी जो हम सी एस एस फाइल बनाएंगे उसे आप इजीली फिर अपडेट भी कर सकते हैं। तो आपने यहाँ आके कंट्रोल ए करना है, कॉपी कर लेनी है इस सी एस एस को, और फिर हम एक न्यू फाइल बनाते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं और फिर इसे हम सेव करते हैं अपने सी एस एस के फोल्डर में। इस फाइल का नाम हम रख देते हैं normalize डॉट सी एस एस। ये सेव हो चुकी है। अब हम अपने HTML के पेज में इसे लिंक करते हैं। इसे हम कॉपी करके जस्ट इसका नाम चेंज कर देते हैं normalize डॉट सी एस एस। अब आप देख सकते हैं कि normalize डॉट सी एस एस भी हमने लिंक कर दी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वेबसाइट। तो उसके लिए हम अपनी वेबसाइट का हेडर बनाएंगे सबसे पहले। ये हमने अपनी वेबसाइट का हेडर बनाया, हेडर का जो टैग है ओपन क्लोज किया। उसके बाद हम एक डिव लेते हैं, इसके अंदर डिव के अंदर हम H1 में अपना लोगो जो है लिखेंगे। हम अभी जो हम वेबसाइट बना रहे हैं हम टेक्स्ट बेस एक लोगो बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं ये H1 के टैग में जो हमने लिखा है वो आ चुका है। अब हम अपनी हेडर की जो डिव है उसे हम क्लास देते हैं। क्लास का नाम रखते हैं माय लोगो। अब हम अपनी CSS फाइल में आते हैं। अब आप जैसा यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले हेडर है, हेडर के बाद डिव है, उस डिव को हमने क्लास दी है। तो CSS में बेस्ट प्रैक्टिस यही होगी कि हम हेडर लिखें और उसके स्पेस देने के बाद हम माय लोगो क्लास लिखें और फिर उसकी CSS की प्रॉपर्टीज वगैरह लिखें। इसे अभी हम पेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी जो डिव है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे। हमें ये सेंटर में चाहिए तो हम इसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं माय लोगो को। तो आप देख सकते हैं हमारा लोगो सेंटर में आ चुका है। लोगो के बाद हमें एक लोगो की जो टैग लाइन होती है वो भी चाहिए। उसके लिए हम पी का टैग बना लेते हैं। पी का टैग खुल चुका है। ये हमारी टैग लाइन हो जाएगी। थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। अब हम देखते हैं क्या होता है। ये आप देख सकते हैं कि लोगो की ये टैग लाइन आ चुकी है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि इसमें जो स्पेस है वो थोड़ा ज़्यादा है। हमें अपनी जो टैग लाइन है वो थोड़ी ऊपर करनी है। इसके लिए अभी जैसे हम राइट क्लिक करते हैं अपने लोगो पर और सबसे नीचे इंस्पेक्ट आता है, उसमें हम जाते हैं। ये क्रोम में होता है, क्रोम ब्राउज़र में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट एन एलिमेंट, इस पे हम क्लिक करते हैं और अपने जो हमारा H1 है हम उसे देख रहे हैं। अभी ये बता रहा है कि ये H1 है। इसमें जो ऑरेंज कलर ये बताता है ये मार्जिन होता है, जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन है CSS का, ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट मार्जिन है। और फिर हमारी जो नॉर्मलाइज डॉट CSS है वहाँ से भी ये मार्जिन आ रहा है। तो हमें H1 का मार्जिन जो है कम करना है। तो अब हम H1 का मार्जिन कम करते हैं। हेडर के कोड के अंदर माय लोगो फिर H1 है। मार्जिन डैश बॉटम हम करते हैं क्योंकि हमें नीचे का मार्जिन जो है 0 करना है। तो अब हम चेक करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि उसका मार्जिन नीचे का जो ऑरेंज आ रहा था वो हट चुका है। लेकिन अभी हमें मज़ीद इसे हमारी जो टैग लाइन है उसे मज़ीद ऊपर करना है। तो पी के टैग का भी जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है टॉप और बॉटम से वो आ रहा है। तो हमें अब जो पी का टैग है हमारा जिसमें हमने टैग लाइन लिखी है उसका टॉप मार्जिन हम अब कम करते हैं। हेडर डॉट माय लोगो पी। मार्जिन डैश टॉप, अब हम इसे 0 करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो टैग लाइन है
वो ऐसी फील आ रही है कि ये लोगो की टैगलाइन है, वसीम अहमद अ वेब डिज़ाइनर एंड डेवलपर। तो अभी हम टेक्स्ट बेस्ड जो हमने लोगो बनाया है वो तकरीबन बन चुका है। इसकी कलरिंग वगैरह हम आगे जाके करेंगे। अभी हमने सबसे पहले अपने हेडर में लोगो बनाया है, उसके बाद हम अपनी नेविगेशन जो है मेन्यू को डिज़ाइन करते हैं। हम अपने HTML के पेज में आते हैं, ये हमारा हेडर हो गया। इसे हम कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट कर देते हैं। हेडर स्टार्ट कर दिया है हमने। हेडर के अंदर ही हम मेन्यू बनाएंगे। हम अपने लोगो को भी कमेंट कर देते हैं। अब हम मेन्यू बनाएंगे तो हमने उसे कमेंट करके लिख दिया टॉप मेन्यू। इसके बाद हम अपने मेन्यू के लिए डिव बनाते हैं। ये हमने अपने मेन्यू के लिए डिव बना ली है। और मैं आपको बताता चलूं, जैसे हमने HTML के काफ़ी टैग्स अंडरस्टैंड किए थे, जिसमें से ये हेडर हो गया, ये भी एक डिव की तरह काम करता है। इसी तरीके से एक HTML का टैग होता है नेव। हम इधर नेव यूज़ करें तो वो मज़ीद अच्छा रहेगा डिव की जगह। नेविगेशन का ये एक टैग होता है HTML5 का, तो ये नेविगेशन हम बना रहे हैं तो हम डिव की जगह नेव यूज़ करेंगे। नेव के अंदर हम एक डिव बना लेते हैं और डिव के अंदर हम UL अनऑर्डर लिस्ट और LI वगैरह बनाते हैं। UL को क्लोज किया, अब हम LI बनाते हैं। LI के अंदर हम एक लिंक देते हैं। लिंक हमने दे दिया, होम लिख दिया है लिंक में। इसे हम कॉपी करके सेकंड अपना मेन्यू बनाते हैं। इसे मैं दे देता हूँ अबाउट मी। अब हम चेक करते हैं क्या होता है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे लिंक्स इधर आ चुके हैं, लेकिन अभी ये एक के नीचे एक आ रहा है। लेकिन हम इसे मेन्यू के तरह हम इसे डिज़ाइन करते हैं। इसके लिए हम अपनी CSS में अब जाते हैं। यहाँ हेडर के अंदर नेव, CSS की फाइल में अब हम हेडर में, हेडर के अंदर नेव है, हेडर नेव, फिर है हेडर नेव UL, फिर है हेडर नेव UL के अंदर LI, फिर है हेडर नेव UL LI के अंदर है हमारा लिंक। तो हमने उसे भी डायरेक्ट A लिख दिया है और ये भी हमने CSS की, क्योंकि ये क्लासेस नहीं है डायरेक्ट, ये सारे ही जो हैं HTML के टैग्स हैं, तो हमने डायरेक्ट दिए हैं हेडर के अंदर नेव UL LI। अब हम अपने हेडर को अभी चेक करते हैं एक बैकग्राउंड कलर देख के। तो हमारा जो हेडर है वो पूरी, उसकी जो विड्थ है वो पूरी जितनी ब्राउज़र की विड्थ है उतना वो रेड हो चुका है उसका बैकग्राउंड। अभी हमने जो हमारा, सबसे पहले तो हम ये डॉट्स को रिमूव करते हैं जो अनऑर्डर लिस्ट में आ रहे हैं। UL में हम आएंगे। इसके लिए हम लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप को हम नन करेंगे UL में। तो आप देखेंगे कि वो डॉट्स जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं। इसके बाद हम अपनी जो हमारी LI है हम उसे टेक्स्ट अलाइन करते हैं, अभी सेंटर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये सेंटर में आ चुके हैं, लेकिन अभी एक के नीचे ये एक आ रहा है। हमें ये दोनों एक साथ मतलब चाहिए, तो इसके लिए अभी हम इसे फ्लोट लेफ्ट करके देखते हैं। फ्लोट लेफ्ट से ये हो चुका है, लेकिन वापस जो है वो लेफ्ट जा चुका है। इधर हम आते हैं, इधर हम अभी मार्जिन इसका 0 करते हैं, क्योंकि UL का डिफ़ॉल्ट मार्जिन भी होता है
तो आप देख सकते हैं इधर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाके यहाँ से आप यूएल देखेंगे तो यूएल ये ऑरेंज जो है मार्जिन होता है, इसका टॉप मार्जिन है। तो हमने इसका मार्जिन जो है 0 कर दिया है, ये ऊपर हो जाएगा, ये देख सकते हैं थोड़ा ऊपर हो चुका है। अब सबसे पहले जो हमारी जो नेव है हम उसे टॉप का एक बॉर्डर दे देते हैं। जो हमारी ये नेव है उसे हम बॉर्डर डेस्कटॉप देते हैं। सॉलिड बॉर्डर देना है 1 पिक्सल्स का, हम इसे ग्रे कलर का देते हैं। CCC जो है हेक्स कोड है ग्रे कलर का, वो बॉर्डर हमने दे दिया है। देख सकते हैं आप एक बॉर्डर आ चुका है। ओवरफ्लो हम इसका हिडन कर देते हैं। टेक्स्ट लाइन इसका भी हम सेंटर कर चुके हैं। ओवरफ्लो हिडन है, मार्जिन 0 है। इसका हम लिस्ट स्टाइल टाइप भी नन कर चुके हैं। इसे हम टेक्स्ट लाइन सेंटर करते हैं। अभी हम अपना जो हमारी LI है उसे हम उसका डिस्प्ले टाइप हम चेक करते हैं। बिल्कुल, तो हमारी जो LI है उसका डिस्प्ले टाइप है ब्लॉक। वो पूरी अपनी जो है विद होती है, वो ब्लॉक टाइप पूरी विद लेता है। इसी वजह से वो दूसरा मेन्यू उसके नीचे आ रहा है। तो हमें अपनी जो हमारी LI है उसका जो डिस्प्ले टाइप है वो इनलाइन करना पड़ेगा, डिस्प्ले इनलाइन। तो अब आप देखेंगे ये एक के साथ एक आ जाएगा, ये देखिए। अब हम अपना जो हमारा लिंक है हम उसको थोड़ा CSS देते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर वगैरह। सबसे पहले तो हम पैडिंग देते हैं, इसकी 20 पिक्सल्स करते हैं और फिर हम इसे एक बैकग्राउंड देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैडिंग भी आ चुकी है यहाँ से और यहाँ से, और एक बैकग्राउंड कलर भी आ चुका है। अभी आप देखेंगे कि ये कलर जो है डिफॉल्ट आ रहा है लाइट सा ब्लू, तो इसलिए हम इसे ब्लैक करेंगे कलर को। और एक अंडरलाइन भी आ रही है जो डिफॉल्ट होती है लिंक में ब्राउजर की, हम उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं हम। तो अब आप देखेंगे कि अब लिंक का कलर भी ब्लैक है और जो उसका बैकग्राउंड है वो भी ग्रे है। अब हम अपने जो हमारे अभी जो लिंक हैं, 2 लिंक हैं, इस पे हुवर पे हम कलर चेंज करते हैं। जब इस पे माउस हुवर जाएगा तो इसका कलर चेंज हो, तो उसके लिए हमें हेडर नेव यूएल LI A के साथ हमने हुवर लिखकर हमें इस तरीके से अब हम जो भी वैल्यू देंगे तो वो हुवर पे CSS की वैल्यूज काम करेंगी। जैसे अभी हम इधर टेस्ट करते हैं, इसको रेड कर देते हैं, हुवर पे बैकग्राउंड रेड है अब। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे माउस हुवर करने पे इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो रहा है। हम अब मजीद 2-3 लिंक्स और ऐड करते हैं अपने मेन्यू में। माई स्किल्स, कॉन्टेक्ट मी। अब हम देखते हैं, अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 मेन्यू भी आ चुके हैं, लेकिन ये ग्रे लाइन से अभी बिल्कुल टच हो रहे हैं। अब हम इसे थोड़ा डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, डिज़ाइनिंग में वाइट स्पेस को हमने लाजमी देखना है। वाइट स्पेस से मुराद होती है जो खाली जगह होती है। मिसाल के तौर पे ये वसीम अहमद और अ वेब डिज़ाइनर एंड डेवलपर, इसके ये जो टॉप पर आप देखेंगे वाइट स्पेस ज़्यादा है, लेकिन ये यहाँ पर आप वेब डिज़ाइनर एंड डेवलपर के नीचे आप देखेंगे वाइट स्पेस जो है इसका कम है। तो हम एक या तो इसे हम मार्जिन बॉटम से दे सकते हैं। अपनी लोगों की जो टैगलाइन है इसे मार्जिन बॉटम देंगे तो नीचे से वाइट स्पेस आ जाएगा, या फिर जो हमारी नेव है उसे हम मार्जिन टॉप से देंगे तो ये वाली जो वाइट स्पेस है हमें यहाँ स्पेस मिल जाएगा। तो अभी हम जो हमारी टैगलाइन है उसे मार्जिन बॉटम हम देते हैं अपनी CSS में। ये हमारी टैगलाइन है माय लोगों के अंदर पैराग्राफ। मार्जिन बॉटम हम इसे 30 पिक्सल्स देते हैं अभी।
तो आप देख सकते हैं कि नीचे से भी स्पेस हो चुका है, लेकिन ये ऊपर के स्पेस से अभी भी थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, तो इतना भी ज़्यादा नहीं है, तो हम इसे 27 कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ऊपर से वसीम अहमद के और वेब डिज़ाइनर एंड डेवलपर के नीचे से वाइट स्पेस तकरीबन एक जितना है। ये डिज़ाइनिंग में आपने इन चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखना है, स्पेसिंग का। इसे वाइट स्पेस कहते हैं। इसको आप मज़ीद इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और आप बाकी इंटरनेट पर वाइट स्पेस इन डिज़ाइनिंग लिखकर भी इसके बारे में मज़ीद नॉलेज हासिल कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, वाइट स्पेसिंग, और वेबसाइट में जितनी भी स्पेसिंग होती है उसका हमें ख्याल रखना होता है। अब हम अपने मेन्यू पर आ जाते हैं। हमारा जो मेन्यू है वो अभी ग्रे लाइन से टच है, क्योंकि हमने इसे बैकग्राउंड दिया है। एक तो हमें इसे बैकग्राउंड नहीं देना, ये देखें ये ऐसा होगा, हमने इसे बैकग्राउंड नहीं देना। अब हम जो हमारा नेव है हम उसे बॉटम से भी हम उसे बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर डैश बॉटम सॉलिड 1 पिक्सल। तो अब आप देख सकते हैं कि ये डबल लाइंस जो हैं इसकी आ चुकी हैं। अब हम जो हमारी नेव है उसे हम पैडिंग भी दे सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये नेव की जो पैडिंग है वो भी अब काम कर रही है। हम पैडिंग को थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट का हेडर है उसकी शक्ल हमारे सामने आती जा रही है। अभी एक मेन्यू कम है, थोड़ा और अच्छा लगेगा अगर हम एक मेन्यू और इधर ऐड कर देते हैं। ये देखें, ये हमारी जो वेबसाइट है उसकी शक्ल आती जा रही है। हमने लोगो बना लिया है, टेक्स्ट बेस्ड लोगो है। यहाँ आप इमेज वगैरह भी लगा सकते हैं इमेज के टैग के थ्रू, और हमने अपने लिंक भी बना लिए हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी कलरिंग करते हैं, और फ़ॉन्ट सिलेक्शन वगैरह हम देखते हैं कि हम फ़ॉन्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने बॉडी में आते हैं, और बॉडी में मतलब हम बॉडी में जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ देंगे वो हमारी पूरी वेबसाइट पर काम करेगी। तो हम अभी अपने बॉडी के टैग में आ चुके हैं। यहाँ हम फ़ॉन्ट फैमिली देते हैं एरियल ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट, इसमें विंडोज़ में हर ब्राउज़र में ये फ़ॉन्ट होता है, तो इसलिए अभी हम एरियल यूज़ कर रहे हैं। आप देखेंगे कि हमारी वेबसाइट का फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। हम इसे अभी हटा के चेक करते हैं। ये देख सकते हैं आपके ये फ़ॉन्ट अभी डिफ़ॉल्ट है। अब हम एरियल देते हैं, तो अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। तो ये अभी हम एरियल फ़ॉन्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। बॉडी में जो आप कलर देंगे पूरी वेबसाइट का कलर भी वो हो जाएगा। टेक्स्ट का कलर मैंने रेड दिया है, तो आप देख सकते हैं कि ये रेड हो चुका है। अब ये ब्लैक इसलिए है क्योंकि मैंने लिंक को अलग से ब्लैक कलर दिया है, इस वजह से वो ब्लैक कलर आ रहा है। तो हम बॉडी में ब्लैक कलर देते हैं। उसके बाद हम फ़ॉन्ट साइज अपना सेट करते हैं 17 पिक्सल्स 16 पिक्सल्स, ये तकरीबन डिफ़ॉल्ट और स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट साइज़ होते हैं। तो हमने 17 पिक्सल्स किया है, वो थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो 17 पिक्सल्स हमने फ़ॉन्ट कर दिया है अपनी बॉडी का। तो अब हम मज़ीद नीचे आके पहले हम ये जो बैकग्राउंड कलर है ये हमने टेस्टिंग के लिए रेड रखा था, हम इसे बॉर्डर देते हैं थोड़ा और मज़ीद इसे अच्छा बनाने के लिए। हूवर पे हम बैकग्राउंड की जगह बॉर्डर देते हैं। हम अपने मेन्यू के लिंक पर आएंगे, ये लिंक है, और हूवर पे अभी हमने बैकग्राउंड रेड दिया हुआ है। इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से बॉर्डर डैश बॉटम हमने लेना है, और सॉलिड करके हम इसे 5 पिक्सल्स का लेते हैं। थोड़ा ये मोटा बॉर्डर होगा, और इसका कलर हम दे सकते हैं ब्लैक। अभी इसने काम नहीं किया। बॉर्डर बॉटम हूवर पे सॉलिड 5 पिक्सल ब्लैक, हम इसे अभी इधर बॉर्डर देते हैं और देखते हैं क्या होता है।
हमारा बॉर्डर जो है अभी इसमें काम नहीं कर रहा। इसे हम ट्रबल शूट करते हैं कि बॉर्डर काम क्यों नहीं कर रहा। इसे हम डिस्प्ले इनलाइन डैश ब्लॉक करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारे बॉर्डर जो है काम कर रहे हैं। अब असल में डिस्प्ले ब्लॉक होता है, डिस्प्ले इनलाइन होता है और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक होता है। तो ये जो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इसमें काफ़ी इश्यूज आते रहते हैं जो हमें ट्रबल शूट करना पड़ते हैं साथ साथ। क्योंकि अभी ये जो लिंक था, इसका जो डिस्प्ले था वो डिस्प्ले इनलाइन था और डिस्प्ले इनलाइन में अक्सर विद हाइट बॉर्डर वगैरह काम नहीं करते। तो अगर मैं इसे डिस्प्ले ब्लॉक करता तो ये एक के नीचे एक आ जाते, इसलिए डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक मैंने किया ताकि इसके बॉर्डर्स वगैरह और विद हाइट काम करें। तो अब देख सकते हैं आपके हमारे जो मेन्यू है हमारा, उसके बॉर्डर्स भी काम कर रहे हैं। ये बॉर्डर्स हमें हूवर पे चाहिए, तो अभी हम चेक करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये हूवर पे आ चुका है। लेकिन अभी आप देखेंगे जब मैं हूवर करता हूं तो वो नीचे वाला बॉर्डर जो है ये ग्रे वाला, ये भी चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने जो डिफॉल्ट है मतलब विदाउट हूवर जो हमारे लिंक्स हैं उसे कोई बॉर्डर नहीं दिया और हूवर पे बॉर्डर दिया है, तो वो अपनी जगह बना रहा है। इसके लिए फिर हमारा जो बैकग्राउंड कलर है, सेम बैकग्राउंड कलर जो हमारा व्हाइट है, व्हाइट कलर का हम डिफॉल्ट एक उसे बॉर्डर दे देते हैं। तो अब आप देखेंगे तो नीचे वाली, क्योंकि अभी भी मैं हूवर नहीं करता तो उसके साथ फिर भी व्हाइट कलर का बॉर्डर है और हूवर करने पे उस बॉर्डर का कलर चेंज हो रहा है, तो उसकी जो हाइट है उस पर फर्क नहीं पड़ रहा। अब हम इसे थोड़ा इधर आते हैं और देखते हैं जो हमारा, आप ये देखेंगे कि हमारा जो लिंक है, ये जो ग्रीन आता है ये होती है पैडिंग और नीचे ये जो ऑरेंज आता है ये मार्जिन। तो अभी जो हमने लिंक को पैडिंग दी हुई है वो एक दी हुई है 20 पिक्सल्स की, ये आप देख सकते हैं यहाँ बता रहा है 20 पिक्सल्स की, जिसकी वजह से हमारा जो लिंक है वो स्क्वायर टाइप है। तो हमें जो उसकी टॉप और बॉटम की जो पैडिंग है उसे कम करना होगी। तो आप यहाँ से भी टेस्टिंग के लिए कर सकते हैं, जैसा कि अभी पैडिंग ये 20 है, तो मैं पैडिंग दो पैडिंग अगर मैं लेता हूँ 20-20, तो ये जो फर्स्ट वाली पैडिंग होगी ये टॉप और बॉटम होगी और जो आगे वाली पैडिंग होगी वो लेफ्ट और राइट होगी। तो ये इस पैडिंग को अभी हम कम करते हैं, आप देख सकते हैं ये कम हो रही है। इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये बढ़ गई है। तो यहाँ से भी आप गूगल क्रोम के इंस्पेक्ट एलिमेंट से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं चेंजेस करके, जैसा कि अभी मैंने ये यहाँ फिक्स कर लिया है। नेविगेशन में जो हमारा एका टैग है उसकी पैडिंग मैंने 10 और 25 की है, तो अब मैं अपने जो हमारा CSS फाइल है उसमें हम 10 और 20 पिक्सल्स कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी वेबसाइट है उसका एक लुक आता जा रहा है। अभी तक हम हेडर बना चुके हैं। अब हम मज़ीद नीचे आते हैं और दूसरा सेक्शन अपना बनाते हैं अपनी वेबसाइट का। हम HTML के पेज में आते हैं, ये हमारा हेडर बन चुका है। तो अब हमने बनाना है, हम एक अबाउट अस का सेक्शन बना लेते हैं, जिसके लिए हम सेक्शन का टैग खोलेंगे डिव की जगह, और इसके अंदर फिर हम एक डिव बना लेते हैं। इस डिव में मैं हेडिंग में लिख देता हूं अबाउट मी, H2 की हेडिंग अब मैं लेता हूं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो अबाउट मी का टेक्स्ट है वो भी आ चुका है। थोड़ा सा मैं इसे मजीद फिक्स करता चलूं। अभी आप देखेंगे जो हमारी वेबसाइट डिज़ाइन हो रही है वो ब्राउज़र की पूरी जो ब्राउज़र का साइज़ है, ये बॉर्डर्स और अबाउट मी भी पूरा लेफ्ट पर है। इसके लिए हम जो हमारी बॉडी है उसको थोड़ा लेफ्ट और राइट से मार्जिन देते हैं, ताकि जो हमारी वेबसाइट है वो सेंटर में आ जाए। मार्जिन हम अभी लेफ्ट से देते हैं, इससे हम 70 पिक्सल्स का मार्जिन देते हैं। और राइट से भी 70 पिक्सल्स का हम मार्जिन देते हैं।
अभी बॉडी को हमने मार्जिन दिया है, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट। अभी हम देखते हैं, फिर हमें ये ट्रबल शूट करना पड़ेगा कि ये हमारा जो बॉडी का मार्जिन है वो काम क्यों नहीं कर रहा। तो हम यहाँ से बॉडी को सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो नॉर्मलाइज है, इसका जो मार्जिन 0 है वो काम कर रहा है। हमारा जो CSS में ये मार्जिन, इस पे आप देख रहे हैं, इस पे लाइन आ रही है। तो हमसे क्या मिस्टेक हुई है, हमसे मिस्टेक ये हुई है कि ये जो नॉर्मलाइज CSS फाइल है ये हमारी फाइल के बाद हमने लिंक करवाई है, तो इसलिए वो काम करती है और हमारी फाइल काम नहीं करती। अब क्या होगा, अब लोड पहले ये होगी, उसके बाद हमारी फाइल लोड होगी, तो हमारी फाइल जो है वो काम करेगी। अगर जब कुछ चीज़ मैच होती है तो हमारी फाइल काम करेगी। अब हम इधर आते हैं, अब हम अपना मार्जिन देखते हैं। तो अब ये देख सकते हैं कि यहाँ से मार्जिन हमारे पास आ चुका है। अब हम अपने बॉडी को एक बैकग्राउंड कलर देते हैं लाइट सा। अब आप देख सकते हैं हमने अपनी बॉडी को लाइट सा एक कलर दिया है। अब जो हमारे सेक्शन है हम उसको दूसरा बैकग्राउंड कलर देते हैं, जैसा कि हेडर है। हेडर का टैग हम डायरेक्ट खोलेंगे अब, और इसे हम बैकग्राउंड कलर देंगे, वाइट कलर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी वेबसाइट है बॉडी का कलर अलग है और हमारी वेबसाइट सेंटर में हमें दिखेगी। लेकिन अभी आप देखेंगे कि ये टॉप से भी मार्जिन है, जिससे हमें बॉडी का जो लाइट बैकग्राउंड कलर है वो नज़र आ रहा है, और वो मार्जिन है हमारे H1 का। हेडर के अंदर जो हमारा लोगो है उसका मार्जिन है। हम क्या करते हैं, अभी इसका मार्जिन 0 कर देते हैं। अब पहले हमने सिर्फ मार्जिन बॉटम 0 किया था, अब हमने मार्जिन 0 कर दिया। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ से मार्जिन 0 हो जाएगा हमारे H1 का। अब आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट टॉप पर है बिल्कुल, लेकिन अब ये स्पेस और ऊपर का स्पेस अब डिफरेंट हो चुका है। अब हम अपना जो हमारा H1 है उसको पैडिंग से टॉप मार्जिन देंगे ताकि वो अपने अंदर से ही स्पेस ले। पैडिंग डैश टॉप देते हैं अब हम 30 पिक्सल्स। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अब हमारी जो वेबसाइट है, बॉडी का कलर हमें लेफ्ट राइट से दिखेगा। हमारी वेबसाइट बिल्कुल अब सेंटर में हमें नज़र आएगी। इसे हम 27 कर देते हैं, जितना हमने इसे नीचे से जो हमने दिया हुआ है उतना ही हमने अब टॉप से दिया है। अब ये जो है, अब हमें हर सेक्शन पे बैकग्राउंड वाइट देना है। ये जो हमने हेडर के बाद अपना एक सेक्शन बनाया है उसे भी बैकग्राउंड कलर वाइट देना है। इसके लिए हम सिंपल सेक्शन को बैकग्राउंड कलर वाइट दे देते हैं। जितने भी फिर हम सेक्शन बनाएंगे उनका बैकग्राउंड कलर वाइट आएगा। ये आप देख सकते हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं कि ये चीज़ आ रही है, ये किस चीज़ का मार्जिन है। ये फिर H2 जो आ रहा है ये उसका मार्जिन आ रहा है। और क्योंकि डिस्प्ले ब्लॉक है हमारा, ये चेक कर लेते हैं हम। ये डिस्प्ले ब्लॉक है हमारा सेक्शन, और इसका कलर बैकग्राउंड आ रहा है। इसके लिए एक चीज़ हम और कर सकते हैं, यहाँ पर हम आते हैं हेडर के टैग के बाद हम एक मेन का टैग खोलते हैं, और इसे बॉडी से पहले हम क्लोज करते हैं। और जो कलर हमने सेक्शन को दिया है वाइट, वो हम मेन को देते हैं। अभी ये हमारा मेन है। हम अभी जो हमारे मेन के अंदर जो हमारी H2 है उसका मार्जिन हम टोटल 0 कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर हो चुका है, क्योंकि वो H2 का मार्जिन था जिसकी वजह से हमें बॉडी का बैकग्राउंड जो है दिख रहा था। अब जो हमारा मेन का है, हम सेक्शन का भी बना लेते हैं। सेक्शन की CSS में हम पैडिंग देते हैं जो हर सेक्शन में होगी। पैडिंग डैश पैडिंग हम चारों, अगर हमने पैडिंग देनी है तो वो हम एक ही पैडिंग के टैग में लिख सकते हैं, जैसा कि 10 पिक्सल्स। अगर हम ये 4 टाइम अगर हम ये लिखते हैं तो ये जो फर्स्ट होता है ये टॉप होता है, फिर आगे वाला राइट, बॉटम, लेफ्ट।
तो अभी हमने 10 पिक्सल्स की इसे पैडिंग दी है। ये हर मार्जिन में इतनी ये पैडिंग यूज़ करेगा, जो हमें ज़्यादा देनी है टॉप और बॉटम से। 70 पिक्सल्स और हमें लेफ्ट राइट से 20 हम पिक्सल्स दे देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी वेबसाइट है और उसकी शक्ल आती जा रही है। लेकिन अभी एक बात मैं बताता चलूँ, मैं जो अभी आपके सामने वेबसाइट बना रहा हूँ वो सेंटर अलाइन में मैं बना रहा हूँ। अभी आप देखेंगे कि जो हमने लोगो बनाया वो भी सेंटर में है, हमने जो मेन्यू बनाया वो मेन्यू भी हमारा सेंटर में है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी फिर जो जितनी भी चीज़ें होंगी वो सेंटर में ही डिज़ाइन होंगी, क्योंकि ये सेंटर अलाइन एक वेबसाइट हम बना रहे हैं। अगर हमारा लोगो और मेन्यू फ्रॉम लेफ्ट से अगर स्टार्ट होता तो फिर अबाउट मी हम इधर ही रहने देते, लेकिन अभी हम सेंटर में सारी चीज़ें हैं तो हम अबाउट मी को भी सेंटर करते हैं। अबाउट मी को भी अब हमने सेंटर कर दिया है। अब हम अबाउट मी का टेक्स्ट लिखते हैं, नीचे एक पैराग्राफ बनाते हैं अबाउट मी का, और इस पैराग्राफ के लिए हम डमी टेक्स्ट लेते हैं। लोरेम इप्सम, जैसे मैंने बताया था, एक डमी प्लेटफॉर्म टेक्स्ट प्रोवाइड करता है हमें। हम यहाँ से आके कुछ डमी टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं और अपने अबाउट मी के पैराग्राफ में लिखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा टेक्स्ट भी आ चुका है। अब हमने जो हमारा टेक्स्ट है हम उसे सेंटर अलाइन करेंगे, जिसके लिए हम मेन की जगह, ये मेन में भी काम करेगा क्योंकि ये मेन में भी है, लेकिन हम इसे सेक्शन में लेंगे। पैराग्राफ को भी अब हम सेंटर करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा लोगो बन गया, हमारी नेविगेशन बन गई, हमने अबाउट अस का टेक्स्ट भी लिख दिया है। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, एक हम अपनी पर्सनल इमेज भी शो करवाते हैं। इमेज देने के लिए ये जो हमारा टेक्स्ट और हेडिंग है, इसके डिज़ाइन को हम थोड़ा चेंज करते हैं। हम अपनी इमेज राइट साइड पर देंगे और ये जो हेडिंग और टेक्स्ट है ये लेफ़्ट साइड पर देंगे। इसके लिए हम अपने HTML के पेज में आते हैं। जैसा ये डिव है हेडिंग और टेक्स्ट की, इसके बाद हम एक और डिव देते हैं, उसे क्लोज करते हैं। इस डिव के अंदर हम इमेज देते हैं अपनी। ये इमेज का टैग है और ये जो src है ये इमेज की सोर्स होती है। तो हम अपने इमेजेस के फोल्डर में अपनी एक इमेज को सेव करते हैं, जो हम अपने HTML के पेज में कॉल करवाएंगे। इस फाइल का, इमेज की फाइल का नाम है wasim-ahmad.jpg। तो हम यहाँ पर इसे कॉल करवाते हैं इमेजेस के फोल्डर के अंदर, wasim-ahmad.jpg। अब हम देखते हैं अपने वेब पेज पर, तो आप देख सकते हैं इमेज आ चुकी है, लेकिन ये इसके नीचे है। अब हम इमेज यहाँ राइट पे शो करवाएंगे और ये जो हमारा टेक्स्ट है ये हम लेफ्ट साइड पर शो करवाएंगे। अभी ये नीचे इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो डिव होती है ये डिस्प्ले ब्लॉक होती है। जब भी आप कोई डिव देते हैं ये पूरी विड्थ लेती है अपनी, जितनी भी इसके पास अवेलेबल जगह होती है ये पूरी लेती है, तो दूसरी डिव उसके नीचे आती है। तो अब हम ये देखेंगे कि हम दो डिव एक साथ कैसे बना सकते हैं, एक लेफ्ट पर आएगी और एक राइट पर आएगी। तो हम अपनी दोनों डिव्स को क्लासेस देते हैं जो हम CSS में बनाएंगे। यहाँ हम क्लास देते हैं अबाउट मी और इस इमेज वाली डिव को हम क्लास देते हैं माय इमेज या माय फोटो कर देते हैं, माय फोटो। अब हम CSS में आते हैं और यहाँ पर हम दोनों क्लासेस देते हैं अबाउट मी, इसे हम करेंगे प्लॉट लेफ्ट, फोटो की क्लास भी देते हैं माय फोटो, इसे भी हम करते हैं प्लॉट राइट कर देते हैं इसे। अब ये प्लॉट लेफ्ट है, ये प्लॉट फोटो राइट है, इसे हम विड्थ देते हैं 50% देते हैं, इसे भी हम विड्थ देते हैं
50%। एक बात याद रहे, ये जो फ्लोट राइट और फ्लोट लेफ्ट होता है, इसके लिए जो पेरेंट जो डिव होती है या जो भी पेरेंट सेक्शन है या मैन है, तो उसे भी फ्लोट लेफ्ट करके विद 100% देना जरूरी है। अभी हम देखेंगे कि अभी हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो अभी देखेंगे ये लेफ्ट राइट हो चुका है, लेकिन ये आप देखेंगे कि पीछे वाइट जो है उसने काम करना छोड़ दिया है। ये हमारी मेन का टैग है HTML का, ये वो है। तो हम अब इस पर आते हैं अपने मेन पर, इसे हम फ्लोट लेफ्ट देते हैं और इसे हम विड्थ दे देते हैं 100%। अब हम अपने वेब पेज पर जितना भी फ्लोट लेफ्ट राइट का अगर हम काम करेंगे डिव को साइज देकर, तो वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम करेगी, क्योंकि जो हमारा पेरेंट जो मेन का टैग है हमने उसे फ्लोट लेफ्ट और विद 100% दी है। अभी आप देखेंगे कि ये जो वाइट है ये ठीक हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप, ये ठीक हो चुका है। 50% इस डिव ने स्पेस ली है, 50% इस डिव ने। अब इमेज पर आते हैं। इमेज अपने साइज पर आ रही है, इसे हम विद 100% देते हैं। ये माय फोटो के अंदर इमेज का टैग है, तो हम माय फोटो स्पेस img डायरेक्ट जो है HTML का टैग है, तो हम इसे विद दे देते हैं 100% की। अब हमने अपनी इमेज को 100% की विड्थ दी है, तो ये जितनी भी अवेलेबल उसके पास जगह है वहां आप देख सकते हैं कि वहां पर इमेज आ चुकी है। इमेज के लिए आप इसे विड्थ अगर आपने इसकी छोटी करनी है, जो हमने इसे 50 दिया है, वो कर सकते हैं अपने डिजाइन के हिसाब से। तो जो हमारा अबाउट मी है उसे हम 70 कर देते हैं, इसे हम 30 कर देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इमेज ने अब 30% जगह ली है, और जो हमारा अबाउट मी का सेक्शन है डिव है उसने 70% अपनी स्पेस ली है। अब डिजाइन में जैसे आप देख सकते हैं, मैंने वाइड स्पेसिंग का आपको बताया था, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाइड ज्यादा है। अभी नीचे तो हम डिजाइन करेंगे, लेकिन यहाँ राइट पे भी कम है और लेफ्ट राइट दोनों जगह से वाइड स्पेस कम है। तो डिजाइनिंग को थोड़ा हम अभी इम्प्रूव करते हैं पैडिंग और मार्जिन वगैरह के जरिए। तो हम अपने HTML के टैग में आते हैं, और ये जो हमारा सेक्शन है अभी हमने इसे क्लास नहीं दी, अब हमें इसको क्लास देने की या आईडी भी हम इसे दे सकते हैं, क्योंकि ये वन टाइम यूज होगा। ये हमारा अबाउट अस का सेक्शन है, तो हम यहाँ पर आईडी देते हैं, इसे हम नाम दे देते हैं अबाउट सेक्शन। अब हम अपने CSS की फाइल में आ जाते हैं, आईडी बना देते हैं अबाउट सेक्शन की, और इसे पैडिंग पहले हम लेफ्ट से देते हैं 40 पिक्सल्स की। तो आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा स्पेस हमारे पास आ चुका है, हम इसे 50% करते हैं और पैडिंग डैश राइट भी देते हैं 50 पिक्सल्स की। तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी स्पेस आ चुका है और यहाँ से भी हमारे पास स्पेस अब अवेलेबल है, लेकिन अभी भी टॉप से थोड़ा ज़्यादा है, तो हम इसे थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा देते हैं। हम इसे 70 कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अब स्पेस तकरीबन आसपास बिल्कुल बराबर है, लेकिन अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा इमेज और टेक्स्ट में। यहाँ पर भी थोड़ा वाइट स्पेस होना चाहिए, तो हम इसके लिए ये जो हमारा पैराग्राफ है इसे हम पैडिंग राइट दे सकते हैं। अगर हम यहाँ से भी दे सकते हैं, लेकिन इमेज और छोटी हो जाएगी, इसके लिए हम पैडिंग अगर इमेज को लेफ्ट से देंगे तो स्पेस मिल जाएगा, लेकिन हम पैराग्राफ को राइट से स्पेस देते हैं। तो उसके लिए हमारा ये अबाउट मी की क्लास है, ये रही ये क्लास, इसमें हम पैडिंग राइट देंगे। अभी हम 20 पिक्सल्स की देकर चेक करते हैं इसे। अब मैंने जब उसको पैडिंग दी तो आप देख सकते हैं कि वो नीचे हो चुका है, क्योंकि वो 70 और 30% जो हमारी विड्थ थी वो उसने काम नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, हम जो पैराग्राफ है P का टैग है उसे फिर हमें पैडिंग देना होगी। तो हम P के टैग अबाउट मी में P का जो टैग है हम उसे जो है अब पैडिंग लेफ्ट देते हैं, 30 पिक्सल्स की दे देते हैं, चेक करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं पैडिंग लेफ्ट हमने दे दी, असल में पैडिंग राइट है, पैडिंग राइट देते हैं।
पैडिंग राइट यहाँ से स्पेस हमें मिल चुका है। अब एक सेकंड हम यहाँ भी अभी देते हैं क्या होता है। बिल्कुल सेम वही चीज़ है, तो हमें यहाँ पे हमने पैडिंग दी, ये आप देख सकते हैं। अब हमने इसे पैडिंग दे दी है और हमारा अब जो अबाउट अस का सेक्शन है वो भी तकरीबन डिज़ाइन हो चुका है। अभी हम यहाँ पर इसके नीचे एक बटन देते हैं रीड मोर का, जिसके लिए हम एक और लिंक बनाते हैं अभी डायरेक्ट हम अबाउट मी का। आप देख सकते हैं ये लिंक यहाँ आ चुका है। इसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने के लिए हम अबाउट मी को टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देते हैं, उसके अंदर जितना भी कंटेंट होगा वो सेंटर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये अबाउट मी का यहाँ पर लिंक आ चुका है। इसे हम थोड़ा डिज़ाइन करते हैं, एक बटन का लुक देते हैं अपने इस लिंक को। तो ये लिंक हमारा अबाउट मी के अंदर एक ए का टैग है, यहाँ हम इसे अबाउट मी के अंदर ए का टैग है, तो हम इसे अभी बैकग्राउंड कलर देते हैं ग्रे कलर का, और इसकी हम पैडिंग देते हैं कुछ 10 पिक्सल्स अभी हम देते हैं। तो आप देख सकते हैं एक लाइट सा बैकग्राउंड कलर भी आ चुका है। थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, CCC थोड़ा डार्क ग्रे होता है। अब आप देख सकते हैं कि वहाँ पे वही डिफ़ॉल्ट जो है लिंक आ रहा है, हम जितने भी लिंक देंगे तो वो डिफ़ॉल्ट उसका ब्राउज़र का जो है अंडरलाइन आ रहा है और एक ब्लू सा कलर आ रहा है। इसको हैंडल करने के लिए हम टॉप पर बॉडी के बाद डायरेक्ट ए के टैग को हम कलर्स वगैरह दे देते हैं। कलर इधर जैसे हमने रेड दिया, और टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी हम नन कर देते हैं। तो अब हमारे वेब पेज पर जितने भी लिंक्स होंगे वो रेड कलर के हो जाएंगे और अंडरलाइन रिमूव हो जाएगी वहाँ से। ये देखें, अब जितने भी हमारे जो लिंक बनाएंगे हम उनका कलर हमारा जो भी हम रख सकते हैं अपने डिज़ाइन के हिसाब से। अभी हमने इधर रेड रखा है, तो आप देख सकते हैं। अब ये एक बटन भी बन चुका है। इस बटन के लिए हमने अभी पैडिंग दी है 10 पिक्सल्स। इसके लिए हमें लेफ्ट राइट से डिफरेंट जो है पैडिंग देनी है। ये हमारी CSS है। तो मैंने कहा था कि अगर हम ये 2 टाइप की 10 पिक्सल्स और फिर 10 पिक्सल्स, तो ये जो फर्स्ट होती है टॉप और बॉटम होती है, और आगे वाली जो है लेफ्ट राइट के लिए काम करेगी। तो लेफ्ट राइट से हम 20 पिक्सल्स कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये डिज़ाइन तकरीबन हो चुका है। अभी हम थोड़ा बटन जो है अपना थोड़ा बड़ा करते हैं। ये देखें, ये हमारा जो है एक बटन जो है डिज़ाइन हो रहा है। अब इसके बॉर्डर्स को हम थोड़ा सा राउंड करते हैं, जिसके लिए हमें बॉर्डर डैश रेडियस को यूज़ करना होगा। हम इसे 5 पिक्सल्स देते हैं। तो आप देखेंगे कि बटन्स के जो बॉर्डर्स हैं वो थोड़े राउंड हो जाएंगे। इसे मैं आपको थोड़ा ज़्यादा पिक्सल्स देके मैं आपको बताता हूँ, 22 पिक्सल्स। आप देखेंगे कि ये राउंड हो गया है। ठीक है, हम इसे 15 या 10 पिक्सल्स रख देते हैं। अब हमारा बटन भी बन चुका है अबाउट मी का, और इसमें हम टेक्स्ट जो है रीड मोर कर देते हैं। ये हमारा बटन भी बन चुका है। लेकिन अब ये जो हमारा बटन है, आप देख सकते हैं ये हमारे इस पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है उसके साथ बिल्कुल मिल रहा है। यहाँ पर भी स्पेसिंग का थोड़ा इशू है, तो हम इसे थोड़ा सा नीचे करते हैं। इसके लिए जो हमारा ये पैराग्राफ है इसको हम मार्जिन बॉटम देते हैं। हमारा ये जो इसके अंदर ये जो पैराग्राफ है अबाउट मी के अंदर, ये रहा अबाउट मी के अंदर पैराग्राफ, इसे हम मार्जिन डैश बॉटम देते हैं 10 पिक्सल्स का। डिफॉल्ट मार्जिन से भी वो ज़्यादा कम हो चुका है, तो हम इसे 30 पिक्सल्स देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो थोड़ा नीचे आ चुका है। ये हमारा एक सेक्शन बन चुका है, और हमारी जो अभी मेन की डिव है हम अपने डिज़ाइन के लिए उसे बॉटम से पैडिंग दे देते हैं, ताकि ये जो ग्रे बॉडी का बैकग्राउंड दिख रहा है ये ना दिखे। तो हम अपने मेन के सेक्शन में आते हैं, पैडिंग डैश बॉटम करते हैं 100 पिक्सल्स।
तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे से 100 पिक्सल इधर आ चुका है। इसे आप मज़ीद 150 कर देते हैं हम। तो आप देख सकते हैं ये हमारा अबाउट अस का सेक्शन जो है बन चुका है। इसमें आप बटन को होवर वगैरह इफेक्ट भी दे सकते हैं। अगर हम बटन पे जो हमारा लिंक है, असल में हमने उसको डिज़ाइन एक बटन की तरह किया है, तो हम उसे होवर के लिए भी बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। उसके लिए लिंक के टैग के बाद हम होवर लिखते हैं और यहाँ पर हम इसे बैकग्राउंड कलर थोड़ा लाइट ग्रे कर देते हैं होवर पर। ये आप देखेंगे कि अभी ये अबाउट मी लिंक होवर बैकग्राउंड सीसी से अगर हम इंपॉर्टेंट करते हैं, बल्कि अभी सेम कलर हमने दे दिया है, ऊपर भी सीसी है तो नीचे भी सीसी दे दिया था। अब हमने थोड़ा लाइट कलर किया है इसको, तो अब आप देखेंगे कि होवर पे उसका कलर भी चेंज हो रहा है। हम इसे थोड़ा लाइट कर देते हैं, या हम डार्क कलर का बटन देते हैं, उसमें हम फॉन्ट कलर को जो है वाइट करते हैं। ये हमारे थीम के हिसाब से अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी हम जो वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं वो ब्लैक एंड वाइट में है, तो ये जो है हमारे लिए बेहतर है इस कलर को यूज़ करना। अब जो होवर है उस पे हम लाइट कलर दे रहे हैं, तो इसलिए फिर हमें होवर पे जो कलर है उसे फिर हमें डार्क करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं कि अभी डार्क बैकग्राउंड है बटन का, तो हमने टेक्स्ट का कलर वाइट रखा। फिर जब हमने होवर पे बैकग्राउंड कलर लाइट किया तो वहां हमने उससे कलर डार्क जो है कलर दिया है रीड मोर को। तो ये हमारा बटन भी अब डिजाइन हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो रही है। तो दोस्तों अब हम दूसरा सेक्शन बनाते हैं। इसके लिए हम अबाउट अस के अपने सेक्शन को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे इसकी आईडी का नाम हम चेंज कर देते हैं। इसका नाम रखते हैं स्किल सेक्शन। स्किल सेक्शन में हम 4 बॉक्सेस बनाएंगे। इसे हम अभी खाली कर देते हैं। अपनी अभी CSS की फाइल में भी हम चेंज कर देते हैं। वहाँ स्किल की जो आईडी बनाएंगे हम इसे बना देते हैं स्किल सेक्शन। पैडिंग इसकी भी हमें लेफ्ट राइट से 70 पिक्सल्स चाहिए। और एक काम हम और करते हैं, ये जो अबाउट अस सेक्शन की आईडी है ये हम टॉप पर ले जाते हैं, जहाँ से अबाउट अस का जो सेक्शन है वो स्टार्ट हुआ है। और फिर जो हम डायरेक्ट सेक्शन दे रहे हैं वहाँ पर हम आईडी दे सकते हैं कि इस आईडी के अंदर ये क्लास है। तो ये जितने भी अबाउट के सेक्शन के अंदर क्लासेस हैं ये सब हम आईडी इधर दे देते हैं सेक्शन के बजाय। और दूसरा काम हम ये कर लेते हैं, जो हमारा सेक्शन है उसमें हम फ्लोट लेफ्ट लिख देते हैं। पहले जो हमने यहाँ लिखा था वो आप सेक्शन में भी हमें लिखना होगा। तो सेक्शन में फ्लोट लेफ्ट पहले से है। अब हम इधर आ जाते हैं अपने स्किल के सेक्शन में, और यहाँ अब हम स्किल के सेक्शन में डिव बनाते हैं। 4 हमें डिव बनानी है। हम 4 बॉक्सेस बनाएंगे। तो ये एक डिव ये हो गई, इसे हम क्लास दे देते हैं फर्स्ट बॉक्स, या बॉक्स 1 हम इसे कर देते हैं बॉक्स 1। ऐसे हमें 4 हमने इधर बॉक्सेस बनाने हैं। इसे हम कर देते हैं बॉक्स 2 की क्लास हम कर देते हैं। बॉक्स 2 ये हो जाएगा, बॉक्स 3 ये हो जाएगा, बॉक्स 4 की क्लास हम इसे कर देते हैं। तो ये हमने 4 बॉक्सेस बना लिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये हमारा चौथा बॉक्स हो जाएगा। अब हम अपनी CSS में आते हैं। यहाँ पर स्किल्स के सेक्शन के अंदर क्लास हमने बनाई है डॉट बॉक्स 1। अब हमें ये जो 4 हम बॉक्सेस बनाएंगे, ये चारों बॉक्सेस हमें एक ही लाइन में चाहिए। तो इसके लिए हमें बॉक्स 1 को 25% अगर हम विड्थ देते हैं चारों बॉक्सेस की, तो वो टोटल 100% होगी और वो एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो इधर हम इसकी विड्थ देते हैं 25%। इसको भी फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं। और दोस्तों अब हमने बॉक्स 2 को भी सेम विड्थ देनी है, और 3 को भी, 4 को भी। तो हम कोमा लगा के, क्योंकि ये दोनों जो CSS में हम इधर इनकी विड्थ और फ्लोट लेफ्ट दे रहे हैं, ये हमें चारों बॉक्सेस में चाहिए। तो हम कोमा लगाएंगे और आगे दूसरी हम क्लासेस लिखेंगे। तो ये दोनों वैल्यूज विड्थ और फ्लोट चारों बॉक्सेस में फिर ये यूज होंगी। तो
तो ये हमने इसे विड्थ भी दे दी है, विड्थ 25% दी है, फ्लोट लेफ्ट कर दिया है। हमने अपने चारों बॉक्सेस को ये हमने विड्थ दे दी है। अजान हो रही है। अब हम कंटिन्यू करते हैं, अपने HTML के पेज पर आते हैं और यहाँ हम जो हमारे 4 बॉक्सेस हैं इसे हम हेडिंग्स दे देते हैं कुछ। तो हम इसे H3 की हेडिंग देते हैं। इन हेडिंग्स को हम कॉपी कर लेते हैं चारों बॉक्सेस में और अभी हम देखते हैं कि क्या होता है रिफ्रेश करके। तो आप देख सकते हैं कि ये 4 बॉक्सेस हमारे यहाँ बन चुके हैं और हम इसे अभी कुछ बैकग्राउंड कलर देते हैं जिससे ये हाईलाइट हो जाएंगे थोड़े। तो आप देख सकते हैं ये 4 बॉक्सेस हमारे बन चुके हैं। ये जो है अब हम इन्हें बॉर्डर देते हैं ताकि हमें मालूम चले ये डिफरेंट हैं। वाइट कलर का हम बॉर्डर देते हैं। वाइट कलर का हमने बॉर्डर दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक नीचे आ चुका है क्योंकि वो 25% जो हमने विड्थ दी है उससे 100% से ज़्यादा हो चुका है। इसे हम फिक्स कर सकते हैं। अगर हम 24% विड्थ करके ट्राई करें तो आप देख सकते हैं कि ये फिक्स हो चुका है। इसका दूसरा तरीका भी हम फिक्स करने का, अगर हम इसे 25% ही रखें, लेकिन फिर जो ये बॉर्डर हम 5 पिक्सल्स का दे रहे हैं ये हमें इसके अंदर एक बॉक्स लेना पड़ेगा हमें। इसे अभी हम बॉर्डर सॉलिड 5 पिक्सल वाइट बॉर्डर देते हैं और हर बॉक्स के अंदर हम एक इनर बॉक्स की क्लास बना देते हैं। ये चारों बॉक्सेस के अंदर इनर बॉक्स की हम क्लास बना रहे हैं और उसे हमने ये बॉर्डर दिया है 5 पिक्सल। अब हम HTML में आते हैं और ये जितना भी फिर इसके अंदर जो हमारा कंटेंट होगा वो हमारी एक इनर बॉक्स की डिव होगी, उसके अंदर हमारी ये हेडिंग्स वगैरह हों। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं अपने चारों बॉक्सेस में। अब हम ट्राई करते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारी जो विड्थ है वो 25% ही है, लेकिन ये एक नीचे नहीं आया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा डिज़ाइन करते हैं बॉक्सेस को। सबसे पहले इसके अंदर जो कंटेंट है वो हम सेंटर में करते हैं। ये हमारी जो हेडिंग्स हैं ये सेंटर में हो गई। इसके बाद हम इसके नीचे एक पैराग्राफ बनाते हैं जिसमें हम थोड़ी डिटेल लिख देते हैं। डमी टेक्स्ट हम ऊपर से लेते हैं थोड़ा यहाँ से। तो ये आप देख सकते हैं एक पैराग्राफ बनाया हमने, ये चारों में हम कॉपी कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे 4 डिफरेंट बॉक्सेस बन चुके हैं। इसे आप छोटा बड़ा पैडिंग भी आप दे सकते हैं। अभी हम इसे थोड़ी पैडिंग दे देते हैं अपने बॉक्सेस को और देखते हैं क्या होता है। बॉक्सेस को पैडिंग देने से वो दोबारा नीचे आ रहा है, इसलिए हमें जो पैडिंग देनी है वो इनर वाला जो हमने एक डिव बनाई है, ताकि जो उसकी 25% जो विड्थ है वो डिस्टर्ब ना हो। अब हमने अंदर पैडिंग दी है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा स्पेस अवेलेबल हुआ है, जिसकी वजह से ये जो हमारे बॉक्सेस हैं ये थोड़े स्पेसिंग के लिहाज से अच्छे नज़र आ रहे हैं। दूसरा सेक्शन बनाने से पहले हम इस पर थोड़ी डिज़ाइनिंग की बात कर लेते हैं। अभी तक जो हमने सेक्शन बनाए हैं इसे हम मज़ीद कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारा लोगो, फिर मेन्यू आ रहा है, उसके बाद ये अबाउट का सेक्शन है। अबाउट के सेक्शन के बाद जो हमारा सेक्शन आ रहा है, एक तो उसमें हेडिंग मिक्स है, हेडिंग जो है बिल्कुल हेडिंग उसमें मिस है, और दूसरा उसमें कोई एक बॉर्डर लाइन ज़रूर होनी चाहिए जिससे वो डिफ्रेंशिएट लगे कि ये दूसरा सेक्शन है। तो इस पर हम थोड़ा काम करते हैं। अभी हम यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट्स वगैरह से हम इसको, जैसे ये जो सेक्शन है अगर हम इसको बॉर्डर डैश
टॉप सॉलिड 1 पिक्सल्स, जो हमने नेविगेशन का बॉर्डर दिया है उसी तरीके से अगर हम अब देखें कि इसे हमने एक बॉर्डर दिया तो अब ये दूसरा सेक्शन, एक फीलिंग आ रही है कि ये एक दूसरा सेक्शन स्टार्ट हुआ है। तो ये बिल्कुल ठीक है, हम अपने दूसरे सेक्शन को बॉर्डर दे सकते हैं। अब हम अपनी CSS फाइल में आते हैं, ये स्किल्स का हमारा जो सेक्शन है इसे हम बॉर्डर डैश टॉप सॉलिड 1 पिक्सल्स हम इसे दे देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये CSS से इसका जो है बॉर्डर आ चुका है। हमारा जो अबाउट अस का सेक्शन है वो उसका बैकग्राउंड कलर भी हम दे सकते हैं उस सेक्शन का। जैसे कि ये आप देख सकते हैं किसी भी कलर का हम इसे यहाँ से हम कलर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। गूगल क्रोम में आप किसी भी कलर का बैकग्राउंड कलर्स जो है आप दे सकते हैं। हम अभी कोई बैकग्राउंड डार्क बैकग्राउंड देते हैं, इस तरीके का हम कोई बैकग्राउंड कलर भी आप दे सकते हैं, लेकिन अभी हम इसे सिंपल रखते हैं। लेकिन इधर हेडिंग मिक्स है कि ये चार जो बॉक्सेस हैं ये क्या चीज़ है। तो हेडिंग के लिए हम ये इसे हम हेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। हमारा जो टॉप लोगो है ये वाला जो सेक्शन है हम इसे हेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। हम इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और अपना ये जो हमारे 4 बॉक्सेस हैं, ये जो सेक्शन है हमारा ये वाला, ये इसके ऊपर से हम एक डिप बनाते हैं हेडिंग के लिए और इस डिप के अंदर हम हेडिंग और टैगलाइन पेस्ट करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये इधर आ चुका है। अभी हम इसकी जो स्किल सिलेक्शन में हम देखते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर है या नहीं। स्किल सिलेक्शन को हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे ताकि उसका सारा जो कंटेंट है वो सेंटर हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये सेंटर हो चुका है। लेकिन अब वही सेम इशू है क्योंकि वो लोगों की क्लास में हमने सारा काम किया था मार्जिन वगैरह का, और यहाँ पर हमें वो फिर से करना पड़ेगा। लेकिन ऊपर हम HTML के पेज पर जाते हैं, यहाँ पर तो ये एक क्लास है। इसका मतलब ये है कि ये क्लास हम मैनी टाइम्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपने HTML के पेज में। तो हम इसे भी ये क्लास देते हैं, देखते हैं। नहीं, अब वो वहाँ पर हेडर का टैग लगा है, तो इसके लिए ये ट्रबल शूटिंग होती है। अच्छी चीज़ है, ये हाथ के हाथ हमारे सामने आ रही है ताकि आप इजीली देख सकते हैं कि मैं उसे कैसे देख रहा हूँ। अभी हम हेडर में आते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में काम किए थे। हेडर का ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर था, हेडर हमने ये बनाया था और ये उसका लोगो का H1 था, लोगो का ये पैराग्राफ था। तो आप देख सकते हैं अभी नीचे जो हमारी इसमें भी माई लोगो की क्लास हमने दी है, लेकिन उसने काम नहीं किया, मार्जिन वगैरह ने। वो इसलिए काम नहीं किया क्योंकि ये हेडर के अंदर ये क्लास होगी तो ये सारी चीज़ें काम करेंगी। इसके लिए हम इसे ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ से H1 के लिए कोमा लगा के हम इसे डायरेक्ट भी दे सकते हैं कि पूरे पेज पर कहीं भी माई लोगो अगर होगा उसके अंदर H1 जो होगा वो इस तरीके का होगा, और फिर हम इसे कोमा लगा के ऐसे दे सकते हैं। अब ये हेडर के अंदर वाला भी काम करेगा और यहाँ से ये किसी भी जगह पर माई लोगो क्लास में P टैग होगा तो उसकी ये पैडिंग मार्जिन ये हो जाएगी। अभी हम चेक करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये सेम लोगो की तरह हमारी हेडिंग हो चुकी है। हमने सेम इसलिए ली है क्योंकि ये डिज़ाइन के लिए अच्छा है, एक जैसी हेडिंग्स वगैरह हों। अब इसकी हम हेडिंग चेंज कर देते हैं। इधर हम लिख देते हैं व्हाट आई डू। हम अपनी स्किल्स लिख देते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हेडिंग्स भी हमारी प्रॉपर एक बन चुकी है और हमारे बॉक्सेस भी हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट जो है सेक्शन पर चलते हैं। उसके लिए ये जो हमारा सेक्शन है स्किल सेक्शन, हम इसे सर इन्हें हम ज़रा कमेंट कर देते हैं HTML में। ये सेक्शन है हमारा अबाउट का सेक्शन हो गया।
ये सेक्शन हमारा हो गया स्किल का सेक्शन। इसके बाद हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं, अपना एक सेक्शन हम बनाते हैं कॉन्टैक्ट्स का। कॉन्टैक्ट सेक्शन हो गया और इसे हम कर देते हैं कॉन्टैक्ट सेक्शन। इसकी हेडिंग ऐसे ही रहेगी। ये 4 बॉक्सेस हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। कॉन्टैक्ट सेक्शन CSS में हमें इसकी आईडी बनानी है, जैसे हमने स्किल सेक्शन की जो आईडी बनाई थी, हम स्किल सेक्शन को ही लेते हैं, कॉन्टैक्ट सेक्शन कर देते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पेज पर क्या होता है। तो अब आप देख सकते हैं हमारा अबाउट का सेक्शन आ गया, व्हाट आई डू आ गया, फिर ये कॉन्टैक्ट का सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी हेडिंग हम दे देते हैं कॉन्टैक्ट मी। टैग लाइन भी इसकी हम दे देते हैं ये आप देख सकते हैं ये हेडिंग इसकी सेट हो चुकी है। इसमें हम असल में एक फॉर्म बनाएंगे, उसके लिए हम एक डिव बनाते हैं। ये हमारी एक डिव हो गई जिसके अंदर हमारा फॉर्म वगैरह आएंगे। इसके अंदर हम एक और डिव बनाते हैं। अब हम इस डिव के अंदर हम अपना एक HTML का फॉर्म बनाएंगे। उसके लिए हम इसे अभी रिमूव करते हैं। सबसे पहले हम अपनी इस डिव में फॉर्म का टैग खोलते हैं। ये क्लोज भी होता है। फॉर्म के टैग के बाद हम एक डिव का टैग खोलते हैं, इसे क्लोज करते हैं। इस डिव के टैग के अंदर हम इनपुट टाइप टेक्स्ट देते हैं और इसका नेम देना ज़रूरी होता है। आगे जब हम इसे फॉर्म को सबमिट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में PHP के ज़रिए, तो ये नेम जब काम आएगा इसके साथ इसकी वैल्यू का टैग भी होता है और ये इनपुट टैग्स हमने एक दिया है। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक फॉर्म की फील्ड आ चुकी है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट अपनी फील्ड आ रही है CSS की जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है उसका। अब हम इसे CSS से डिज़ाइन करते हैं। हमने ये 3 फील्ड जो है इधर दे दी हैं, ये 3 फील्ड्स इधर आ गई हैं। अब हम इन्हें CSS में डिज़ाइन करते हैं। अपने फॉर्म के सेक्शन में हम बना सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट बना सकते हैं HTML में। हमारे फिर जितने भी फॉर्म वगैरह होंगे वो उसी तरीके से नज़र आएंगे। तो फॉर्म के अंदर हमारा इनपुट है, इसकी अब अगर हम विद 100% करते हैं तो अब हम देखते हैं क्या होता है। ये देखें इसकी विद 100% हो चुकी है। अब हम इसकी जो पैडिंग है वो 10 पिक्सल्स करते हैं। पैडिंग देखें 10 पिक्सल्स हो चुकी है। अब ये एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं तो हम मार्जिन देते हैं नीचे से, मार्जिन डैश बॉटम हम देते हैं इसको 15 पिक्सल्स का। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अलग हो चुके हैं, लेकिन हम मार्जिन इसे ज़्यादा देते हैं, 35 पिक्सल्स का हम इसे मार्जिन देते हैं। ये मार्जिन भी हमने इसे दे दिया है। अब हम इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ये हमने इसे बैकग्राउंड कलर भी दे दिया है, लेकिन इसके बॉर्डर अभी तक डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं तो हम इसे एक बॉर्डर भी दे देते हैं। बॉर्डर थोड़ा ज़्यादा ग्रे हम रखते हैं ताकि वो अलग से हमें दिखे। तो अब ये देख सकते हैं कि ये एक फॉर्म हमारा डिज़ाइन हो रहा है। तो अब बात करते हैं इनपुट में एक ऑप्शन होता है HTML में प्लेस होल्डर का। प्लेस होल्डर क्या करता है कि जो आपका फील्ड होगी इनपुट की, उसमें वो हमने उसका जो लेबल होगा वो उधर ही लिख दिया है। वहाँ बता रहा है कि यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम टाइप करना है, तो जैसे ही कोई टाइप करेगा तो लेबल हट जाएगा, लेकिन जब ब्लैंक होगा तो वो लेबल शो होगा। तो ऐसे ही नीचे हम प्लेस होल्डर दोबारा देते हैं। यहाँ ईमेल एड्रेस लेते हैं, इसमें हम
मोबाइल नंबर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इसके लेबल भी यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद हम एक टेक्स्ट एरिया लेते हैं। टेक्स्ट एरिया आप देखेंगे इसमें अभी हमारी जो CSS जो हमने इनपुट को सिर्फ अभी दी है उसने काम नहीं किया, वो डिफ़ॉल्ट आ रही है। तो हम अपनी CSS में जाएंगे और CSS में हमने सिंपली क्या करना है, क्योंकि ये सारी जो CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमें इनपुट में भी देनी है, तो हम कॉमा लगा के फॉर्म टेक्स्ट एरिया कर देंगे। तो ये फॉर्म टेक्स्ट एरिया पर भी ये सारी काम करेंगी और फॉर्म इनपुट में भी। अभी हम चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट एरिया जो है डिज़ाइन हो चुका है। अभी इसकी जो हाइट आ रही है वो डिफ़ॉल्ट आ रही है, तो हम टेक्स्ट एरिया की हाइट हमें क्योंकि डिफरेंट चाहिए, अगर हम इधर हाइट देंगे तो फिर जितने भी इनपुट हैं उनकी भी हाइट ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से हम हाइट के लिए अलग से जो है फॉर्म टेक्स्ट एरिया की हाइट देंगे। 120 पिक्सेल्स करते हैं इसकी हाइट। तो आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट ज़्यादा हो गई है, लेकिन टेक्स्ट एरिया में अब हमने प्लेस होल्डर लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक फॉर्म भी डिज़ाइन हो चुका है ये कॉन्टेक्ट मी के ऑप्शन के साथ। अब हम इसका एक बटन जो है डिज़ाइन करते हैं। बटन के लिए हम एक अलग से नीचे डिव लेते हैं। यहाँ पर हम इनपुट टाइप बटन के लिए इनपुट टाइप बटन भी कर सकते हैं, इनपुट टाइप सबमिट भी कर सकते हैं। और फिर इसमें जो आप वैल्यू में जो आप भी चीज़ लिखेंगे वो बटन का जो है नाम आएगा। इसे हम कर देते हैं सेंड टू मी। ये देखें ये एक हमारा बटन भी डिज़ाइन हो चुका है। और अब इस बटन का जो कलर होगा वो हम चेंज करते हैं। अभी इनपुट का आ रहा है, लेकिन अब हम इसे क्लास देंगे क्योंकि ये हमें थोड़ा डिफरेंट करना है। तो हम इसे क्लास देंगे माई BTN माई बटन। फॉर्म के अंदर इनपुट के अंदर है क्लास माई BTN। इसे अभी हम बैकग्राउंड कलर देते हैं, अपना ब्लैक कलर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो चुका है। इसे फिर हम कलर वाइट कर देंगे इसका कलर भी वाइट हो चुका है, लेकिन इसमें जो बॉर्डर है वो अभी भी ग्रे है, तो इसे हम जो बॉर्डर है वो भी ब्लैक कर देंगे। बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल्स ब्लैक, हमने बॉर्डर भी इसका ब्लैक कर दिया है। साथ साथ हम बटन पे जो हूवर का कलर चेंज होगा वो भी हम कर देते हैं। हूवर्स के साथ हम इसका कलर भी जो है चेंज कर देते हैं। हम इसे थोड़ा लाइट ब्लैक कर देते हैं हूवर पर। ये देखें कि ये हूवर पे लाइट थोड़ा सा लाइट ग्रे आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे जो माउस सर्कल है, जैसे ये जो माउस का एरो का निशान है सर्कल का, ये हूवर पर भी सेम रहता है। तो इसके लिए हूवर पर हम एक कर्सर को अगर हम पॉइंटर वैल्यू देते हैं, अभी देखें ये एरो जो है ये एरो है। अभी हम इसे रिफ्रेश करते हैं। अब देखें अब जब मैं बटन पे हूवर कर रहा हूँ तो वहाँ पर एक हैंड का निशान आ रहा है, मतलब ये क्लिकेबल है, ये एक बटन है। तो ये हमारा एक फॉर्म भी जो है डिज़ाइन हो चुका है। बस अब हम लास्ट में एक फुटर की बात कर लेते हैं, फुटर बना देते हैं। तो हमारा तकरीबन ये जो हम सिंपल सा एक अभी पेज बना रहे हैं ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम एक सेक्शन और ऐड कर देते हैं। सेक्शन ऐड करने के बजाय हम डायरेक्ट एक फुटर का टैग खोलते हैं। फुटर के टैग में सिंपल एक हम पैराग्राफ लेते हैं। अभी हम देखते हैं कि क्या होता है। तो आप देख सकते हैं इसे अभी हमने कोई CSS नहीं दी, लेकिन ये इधर आ चुका है। अब हम इधर फुटर में हम जाते हैं, इसे हम कमेंट ठीक कर देते हैं।
अब CSS में हम डायरेक्ट एक फुटर का टैग खोलते हैं। सबसे पहले उसका टेक्स्ट जो है अलाइन सेंटर कर देते हैं। अब देखते हैं तो ये हमारा फुटर भी इधर आ चुका है। फुटर को हम एक अगर बॉर्डर टॉप दे दें जो हमारे डिज़ाइन में है हर सेक्शन के बाद, सॉलिड 1 पिक्सल CCC का। अब हम देखते हैं क्या होता है। बॉर्डर टॉप सॉलिड 1 पिक्सल CCC, इसे हम थोड़ा ट्रबल शूट करते हैं। बिल्कुल देखिए, अब ये जो फुटर है हम इसे मेन के टैग के बाद देते हैं। अभी हमने मेन के टैग के अंदर ही फुटर लिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये फुटर नीचे आ चुका है। अब मेन के टैग में हमने काफ़ी पैडिंग दी थी। ये हमारी पैडिंग है मेन के टैग में जो हमने नीचे से बॉटम पे दी थी। इसे हम 40 पिक्सल्स अगर कर देते हैं, 40 पिक्सल्स भी अभी ज़्यादा है, इसे हम 0 कर देते हैं। तो हम अपनी CSS में, आप इसे कंट्रोल F करके सर्च भी कर सकते हैं। तो मेन में जो पैडिंग बॉटम है हम उसे हटा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा फुटर यहाँ से आ गया है, लेकिन अभी ये वाइट से टच है तो हम इसे पैडिंग देते हैं। अपने फुटर को पैडिंग टॉप देते हैं। पैडिंग भी अभी हम इसे पैडिंग टॉप 50 पिक्सल्स करते हैं। और एक चीज़ हम इसे फ्लोट लेफ्ट करके भी चेक करते हैं। ये हो चुका है। बस अब हमने इसे विद देनी है 100%, इसकी विद हम कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है फुटर भी बन चुका है, जिसमें हमने कॉपीराइट का कुछ टेक्स्ट लिखा है। इसकी पैडिंग हम टॉप से जो है कम करते हैं 30 पिक्सल्स, और पैडिंग हम बॉटम से भी इसे देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा एक सिंपल सी हमने एक वेबसाइट डिज़ाइन की है, जिसमें हमने एक टेक्स्ट पर ही हेडिंग के ज़रिए हमने एक लोगो बनाया है, हमने मेन्यू बनाया है, और फिर अबाउट अस का सेक्शन बनाया है। हमने एक लिंक बनाया है जिसे हमने बटन की शक्ल दी है, इमेज के टैग को यूज़ किया है। फिर हमने एक सेक्शन बनाया है जिसमें हमने 4 बॉक्सेस बनाना सीखे हैं। उसके बाद हमने HTML पर एक फॉर्म भी डिज़ाइन किया है, उसे अपनी CSS भी दी है, कलर वगैरह, और एक बटन भी दिया है। उसके बाद हमने एक फुटर के टैग को भी यूज़ किया है। अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और इसी वेब पेज को हम मज़ीद आगे लेकर जाएंगे। मिसाल के तौर पे ये जो अभी हमने वेबसाइट ये बनाई है, ये अभी रेस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं है। मतलब अगर ये छोटी स्क्रीन पे खुलेगी तो ये रेस्पॉन्सिव नहीं है। हम अभी उसे चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अभी रेस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं है। अगर स्क्रीन छोटी होती है तो ये मेन्यू चेंज होना चाहिए। और ये सारा डिस्टर्ब आप देख रहे हैं कि कितना डिस्टर्ब है सारा डिज़ाइन। और इसे फिर आगे जाके हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में रेस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करते हैं, हम अपनी इसी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव करेंगे, मीडिया क्यूरीज वगैरह अंडरस्टैंड करेंगे। और फिर हम उसके बाद हम PHP पर भी जाएंगे, और उससे पहले हम फिर एडवांस HTML और CSS में जाएंगे। स्लाइड शोज हो गई, एनिमेशंस हो गई, और ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ हो गए। क्योंकि ये अभी सिंपल हमने मेन्यू बनाया है, तो हम फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू वगैरह भी सीखेंगे। तो अभी तक के लिए आपके लिए सीखने के लिए HTML और CSS को ये तकरीबन बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन आप इस चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये चीज़ें आपकी इम्प्रूव होंगी, और आगे जाके आपको इतना काम नहीं करना पड़ेगा कि आप इस बॉक्सेस की विड्थ देते हैं और पूरा डिज़ाइन करते हैं। हम आगे जाके एक वीडियो पे हम बूटस्ट्रैप पर काम करेंगे, जो ये बॉक्सेस सिस्टम, जो रेस्पॉन्सिव बॉक्सेस सिस्टम है कि हमें बिग स्क्रीन्स पे ये 4 बॉक्सेस चाहिए,
और वही सेम बॉक्सेस स्मॉल स्क्रीन्स में हमारी मर्जी से हो जाएं, 2 हो जाएं या एक आ जाए, उसके नीचे वो आ जाएं, तो वो बूटस्ट्रैप पूरा रेडी टू यूज़ एक HTML का रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क है CSS का, हम उस पर काम करेंगे। लेकिन सीखने के लिए HTML और CSS की कोर सीखने के लिए आपको ये सारी चीज़ें खुद से करना पड़ेंगी, ताकि आपको पता चले कि ये कोडिंग कैसे काम करती है, कौन सा फंक्शन कैसे काम करता है। फिर जब आप सीख जाएंगे तो फिर बूटस्ट्रैप वगैरह पे काम करना आपके लिए आसान रहेगा। तो आगे मेरी जो वीडियोस आएंगी HTML और CSS से रिलेटेड, उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के दौरान आपको कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में वो इशू मेरे साथ ज़रूर डिस्कस करें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स डू इट।